हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ओपन कास्ट मशीनरी। आज ओपन कास्ट मशीनरी का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग दो मशीनरी का मुख्य रूप से बात किए थे। दो मशीनरी के बारे में विस्तार रूप से हम लोग समझे थे। एक था आपका ये क्या था, हैंड आपका ये जैक हैमर, और दूसरा था आपका ब्लास्ट होल ड्रिल। दोनों ही ड्रिल मशीन है। ठीक है, जैक हैमर एक हैंडहेल्ड ड्रिल मशीन है और ब्लास्ट होल ड्रिल एक मैकेनाइज्ड या बोल सकते हैं बिगर ड्रिल मशीन है, जो आज के डेट में सभी लगभग सभी ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। ठीक है, तो यही आपका है ब्लास्ट होल ड्रिल। तो ये दोनों ड्रिल मशीन के बारे में लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, सारे नोट को तैयार कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट मशीनरी के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर इसी ब्लास्ट होल ड्रिल का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं, और उसमें उसका फंक्शन को काफी अच्छा से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एक एनिमेशन वीडियो है और वो काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ड्रिलिंग करता है, किस तरह से वो बोल सकते हैं कि बाद बाकी जो ऑपरेशन है उसमें किस प्रकार से फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसी ब्लास्ट होल ड्रिल से रिलेटेड एक एनिमेशन वीडियो है जिसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है ओपन कास्ट मशीनरी में, लेकिन काफी अच्छा समझ आ जाता है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का ये संभव नहीं है कि वो ओपन कास्ट माइंस में जाके हर मशीन के बारे में या हर एक चीज के बारे में वहां पर खड़ा होकर समझे। ये किसी के पास ना टाइम है, ना ही संभव है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा कोशिश रखते हैं कि आपको हम इसी वो क्लास में ही आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको समझाएं। देखिए, ये एक ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन है ना, एक ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन है। अच्छा, ये आने से फिर नहीं होगा, इसको करने से तो हो जाना चाहिए। देख लीजिए, ये एक ओपन कास्ट माइंस का ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन है, जिसके द्वारा डीप होल ड्रिलिंग किया जाता है। जो हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग के लिए जो ड्रिलिंग करते हैं ना, इसी मशीन से किया जाता है। इसमें फंक्शन देखिएगा कि ये जो देखिए, इसका जो आपका ये ड्रिल रॉड है, ये और ये ड्रिल बीट है, ये किस तरह से होल करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि ये रोटरी मेथड पर कर रहा है। इसमें परकसिव कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। रोटरी मेथड मतलब राउंड, मतलब घूम रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं। रोटरी प्रिंसिपल पर ही इसका ड्रिलिंग हो रहा है। हाँ, बीट का टाइप अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी जो तीन टाइप का बीट हम लिखाए थे लास्ट क्लास में, वो बीट कोई भी बीट यूज किया जा सकता है, लेकिन ड्रिलिंग का फंक्शन ये है, यहाँ पर फोर्सली एयर एयर प्रेशर आपका आ रहा है, और आपका जो कटिंग मटेरियल है उसको कंप्रेस्ड एयर के द्वारा आपको बाहर निकाला जा रहा है। कट गया क्या? हम्म, वीडियो छोटा सा था। अच्छा, 1 मिनट 8। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। ये एनिमेशन वीडियो है, काफी अच्छा समझ में आता है एनिमेशन। देखिए, यहाँ पर रोटरी मेथड को दिखा रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल है ना, रोटरी मैंने इसका रॉड घूमता है, इसका ड्रिल बिट घूमता है। ठीक है, ये सब हम दिखाए थे आपका डस्ट वगैरह। ये देखिए किस तरह से होल्ड कर रहा है, देख पा रहे हैं ना। ये दोनों प्रिंसिपल दिखा रहा है। ऊपर वाला पार्ट को यहाँ दिखाया जा रहा है कि रॉड किस तरह से ऊपर से नीचे जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, और आपका ड्रिल बीट और ड्रिल रॉड घूम रहा है। ठीक है, इसका ये पार्ट को यहाँ दिखाया गया है, इस पार्ट को यहाँ दिखाया गया है, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये फीड मैकेनिज्म है, इसको इसको फीड मैकेनिज्म मतलब फीड मोटर यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, चलिए, इमेजिंग हो गया है, इतना ही दिखाना था हमको।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग डिटेल से समझ चुके थे। ठीक है, ये रियल पिक्चर है। ये सब सारे डिटेल्स को हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग एक नया मशीन के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिस मशीन का नाम है रीपर। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, रीपर। ठीक है, मशीन का क्या नाम है? रीपर। मशीन का नाम है रीपर। ठीक है, देखने से तो ये बहुत छोटा मशीन है, और ये किसी न किसी के साथ अटैच होकर चलता है, अपने से चल नहीं सकता है, अपने से फंक्शन नहीं कर सकता है, किसी के साथ मिलकर फंक्शन करता है। ठीक है, तो उस रीपर को क्या समझेंगे? देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये एक बुलडोजर है। ठीक है, बुलडोजर है। रीपर कौन सा है? तो रीपर इस पार्ट को बोलते हैं। ये जो मशीन है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये रीपर हो गया। ठीक है ना, इसको रीपर कहेंगे। ठीक है, ये रीपर हो गया, रीपर। और ये क्या है? ये बुलडोजर है, बुलडोजर। ठीक है, यानी ये रीपर को हम क्या किए हैं? बुलडोजर के पीछे अटैच कर दिए हैं, बुलडोजर के पीछे अटैच कर दिए हैं, और इसको हम फंक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक पुलाव, यानी बोल सकते हैं कि जो हल होता है ना, जो किसान लोग हल का यूज करते हैं, बस हल के जैसा ही काम करता है, फंक्शन करता है सेम। उसके जैसा, मतलब हल के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा रूप है, हल थोड़ा छोटा पार्ट है, ये बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, हाँ। इसको एक एक्सकावेटर मशीन कहा जाता है, आगे चलकर हम इसका सारा डिटेल्स दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ इमेज कर लीजिए कि इसी को रीपर कहते हैं। ये बुलडोजर के पीछे अटैच कर सकते हैं, दूसरे मशीन के पीछे भी अटैच कर सकते हैं। और आज आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कि अभी शॉवेल, बैकहो शॉवेल के उसका जो बूम है ना, उसमें भी अटैच किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेजिंग कर लिए। रीपर ये हो गया, बुलडोजर ये हो गया, बुलडोजर के पीछे में रीपर को अटैच किया गया है। क्लियर है इस पिक्चर से? देखिए, यहाँ पर इमेज कर लीजिए, यहाँ पर रीपर कौन सा है? रीपर किसको बोलेंगे? तो रीपर ये पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को रीपर बोलेंगे। ये हो गया रीपर। ठीक है, और ये क्या पार्ट है? तो ये बैकहो शॉवेल है, बैकहो शॉवेल। ठीक है, बैकहो शॉवेल के बूम के एंड में इस रीपर को लगाया गया है, और इसके द्वारा हम कोई भी बोल्डर वगैरह निकाल सकते हैं, जमीन को रिफिंग कर सकते हैं, मतलब खुरदुरा कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, मटेरियल को लूज कर सकते हैं, ये सब सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारे माइंस में इसको बोल्डर को तोड़ने के रूप में भी यूज किया जा रहा है। छोटे छोटे बोल्डर को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन वैसे रियल काम उसका नहीं है। ठीक है, बोल्डर को तोड़ने के लिए हम लोग एक मशीन का यूज करते हैं, जिसको रॉक ब्रेकर कहते हैं, लेकिन ये रीपर है। ठीक है, ये जस्ट लाइक हल के जैसा होता है, जैसे कि जमीन को हमको रफ करना है या फिर जमीन को लूज करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इमेजिंग तो होगी यहाँ पर। रीपर, रीपर अपने से चल नहीं सकता। आप देख पा रहे हैं कि इसको यदि खोल दिया जाए तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ये किसी न किसी के साथ अटैच होता है। ठीक है, हम क्या बोले, अभी हम इसका अटैच किए थे किसके साथ? तो अब देखे ना, डोजर, बुलडोजर के पीछे में अटैच कर दिए, वो फंक्शन कर रहा है। ये सॉवेल के आपका ये जो बूम का एंड है, उसके साथ अटैच कर दिए थे, फंक्शन कर सकता है, लेकिन अकेले फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इमेजिंग कर लिया। ड्राइंग के लिए एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, आप उसको ड्राइंग कीजिएगा। ये ये हैंड ड्राइंग है। ठीक है, इसको ड्राइंग कर लीजिए, यही रीपर है। ठीक है, इसमें मेन पार्ट क्या है? तो इसमें मेन पार्ट है टूथ, या इसका जो दांत बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसी के द्वारा बोल सकते हैं कि जमीन को रफ किया जाता है या फिर लूज किया जाता है। ठीक है, ये इसका टूथ है, ये इसका हिंजेज है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक रैम है। ठीक है, इस पार्ट को ड्राइंग कर लीजिए। ठीक है, इसको ड्राइंग कर लेंगे, यही है रीपर। हम रीपर को यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं खोल के रखा गया, किसी के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पर जो रीपर दिखाया गया है, खोल के रखा गया है। लेकिन इसी रीपर को देखेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर बुलडोजर के पीछे में अटैच मतलब करके रखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये बुलडोजर का पीछे वाला पार्ट है, इसमें आप रीपर देख पा, लेकिन इसमें एक से अधिक रीपर है, एक से अधिक टूथ है। ठीक है, या बोल सकते हैं एक से अधिक टीथ है यहाँ पर। देख पा रहे हैं ना? यानी हमारा जो रीपर होगा वो सिंगल टूथ वाला भी हो सकता है, और मल्टी टीथ टीथ वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई टीथ हो सकते हैं, या फिर सिंगल टूथ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
हाँ, जब भी बैकहो शॉवेल के साथ लगाया जाएगा तो सिंगल वाला लगेगा, और डोजर के साथ लगाते हैं, बुलडोजर के साथ लगाते हैं तो सिंगल वाला भी इसके पीछे लगा सकते हैं, मल्टी वाला भी लगा सकते हैं, मल्टी टीथ वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, इमेजिंग कर लिए। इस पार्ट को कहेंगे, ये जो पार्ट हो गया ना, ये जो पार्ट हो गया, यही हो गया रीपर। ठीक है, ये सब हो गए, ये सब हो गया टीथ। ठीक है, ये सब हो गया हाइड्रोलिक रैम। ठीक है, हाइड्रोलिक यहाँ पर यदि अंदर में इसे दिख पर नहीं पा रहा, हाइड्रोलिक रैम अंदर में होगा। ठीक है, ये सब हो गया हिंजेज हो गए, ये सब लॉकर हो गया। ठीक है, मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये टीथ है। ठीक है, तो इसको ड्राइंग कर लीजिएगा, चाहे इसको दोनों को, ये दोनों को आप अपना नोट में ड्राइंग कर लीजिए फर्स्ट पेज में, और उसके बाद इसका नोट लिखिएगा। ठीक है, इसका नोट चालू करते हैं। हम्म, तो सिंगुलर प्लूरल। चलिए, इसका नोट लिखिएगा। इस रीपर के बारे में पहला लाइन बताया जा रहा है कि रीपर एवं, एक यहाँ पर मिस्टेक है, एक हो गया यहाँ पर, यहाँ पर एक लिखिएगा, एक। रीपर एक ओपन कास्ट माइन की मशीनरी है जिसे एचईएमएम में काउंट किया जाता है। फर्स्ट लाइन से क्या समझ रहे हैं? अभी जो रीपर के बारे में देखें, रीपर एक ओपन कास्ट माइंस की मशीनरी है जिसको एचईएमएम में काउंट किया जाता है, मतलब वो एक टाइप का एचईएमएम है, वो एक टाइप का हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एचईएमएम नहीं है, ऑप्शन में रहेगा डंपर, शॉवेल, रीपर, नन ऑफ दीज, ऐसा रहेगा, तो नन ऑफ दीज सही होगा, क्योंकि रीपर भी एक एचईएमएम है। तो बहुत सारे बच्चे इसको सोचेंगे ना कि छोटा मोटा तो मशीन है, एक एक तो खाली टीथ ही है या टूथ ही है, ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको क्या एचईएमएम बोलेंगे? नहीं, इसको एचईएमएम के में श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, फिर अगला लाइन बोल रहा है कि इसकी पूरी यूनिट एक क्राउलर ट्रैक माउंटेड हैवी ड्यूटी डीजल ऑपरेटेड ट्रैक्टर, डीजल ऑपरेटेड ट्रैक्टर या बुलडोजर के पीछे अटैच होता है। ठीक है, ये जो रीपर है इसका पूरा जो यूनिट है वो किसके साथ अटैच रहता है? तो क्राउलर ट्रैक माउंटेड कोई भी हैवी ड्यूटी डीजल ऑपरेटेड ट्रैक्टर के पीछे या बुलडोजर के पीछे, बुलडोजर के पीछे इसको अटैच किया जाता है। ठीक है, हाँ, ट्रैक्टर यहाँ पर बुलडोजर को ही एक टाइप का अरेंजमेंट बोला जा रहा है। ट्रैक्टर तो इसे हम लोग साधारण में बोलते हैं, जो घर आप देखते होंगे अपना अगल बगल जो ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर के यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर मतलब कोई ऐसा मशीन जो ट्रैक्टिव फोर्स के कारण से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कोई क्राउलर चेन वाला इस तरह का ट्रैक्टिव फोर्स वाला कोई अरेंजमेंट या फिर बुलडोजर इसके पीछे में अटैच किया जाता है। तो मुख्य रूप से आप बुलडोजर को ही लेके चलिए कि बुलडोजर बुलडोजर के पीछे में रीपर को अटैच किया जाता है, जो क्राउलर माउंटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में रीपर का यूज बैकहो शॉवेल के बूम के साथ भी किया जा रहा है। अभी जो पिक्चर में दिखाई ना कि रीपर का यूज हम लोग बैकहो शॉवेल के बूम के एंड में भी अटैच करके कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से चलते आ रहा था कि डोजर के पीछे लगा था, डोजर के पीछे ही लगा जाता था, लेकिन अब बैकहो शॉवेल के बूम के साथ भी अटैच किया करके हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद है कि इस मशीन का कंपेयर फार्मर्स प्लाव, फार्मर्स प्लाव जिसको किसान का हल बोल सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स प्लाव मतलब क्या हो गया? किसान का हल से किया जा सकता है। ये जो रीपर मशीन है इसका तुलना यानी इसका कंपेयर हम लोग किससे कर सकते हैं? तो फार्मर्स प्लाव यानी किसान का हल से कर सकते हैं, क्योंकि एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा दिखता है, दिखने में सेम है, साइज बहुत बड़ा छोटा है, फंक्शन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मतलब यदि हम पुलाव का बात करें तो हम लोग जनरली खेती के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग माइंस में यूज कर रहे हैं। फिर है कि यह मशीन 0.6 मीटर से 1 मीटर गहराई यानी डेप्थ, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 0.6 मीटर से 1 मीटर गहराई तक रिपिंग वर्क कर सकता है।
रीपिंग वर्क कर सकता है। बोलने का क्या मतलब हो गया कि जब ये जमीन को रफ करेगा यानी लूज करेगा, उस समय 0.6 मीटर से लेकर 1 मीटर डेप्थ तक वो गहरा कर सकता है, वो खुदाई कर सकता है, ठीक है, एक्सकैवेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट में बात किया कि रीपर एक ओपन कास्ट माइंस की मशीनरी है जिसको एचई में काउंट किया जाता है। फिर सेकंड बात किए कि इसकी पूरी यूनिट एक डोजर के पीछे में, बुलडोजर के पीछे में अटैच किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट में बात किए कि अभी जो वर्तमान समय में रीपर का यूज बैकहो शॉवेल के साथ भी किया जा रहा है। चौथा पॉइंट बात किए कि इस रीपर मशीन का कंपेयर हम लोग फार्मर्स प्लाव यानी किसान के हल से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट बात किए कि इस रीपर के द्वारा हम जमीन में जब रफ करेंगे या फिर एक्सकवेट करेंगे या जमीन को लूज करेंगे, उस समय 0.6 मीटर से 1 मीटर गहराई तक हम लोग डेप्थ कर सकते हैं। ठीक है, उतना तक हम लोग जमीन को खोद सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इसका कटिंग टूथ इसका कटिंग टूथ 1.2 मीटर से 1.5 मीटर 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस में लगा रहता है, के डिस्टेंस में लगा रहता है, जिसकी संख्या 4 से 6 तक होती है, जिसकी संख्या 4 से 6 तक होती है। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये किसका दूरी बताया जा रहा है। यदि आपका रीपर में आपका एक से अधिक दांत है, मतलब एक से अधिक बोल सकते हैं टीथ है, ठीक है, मतलब मल्टी टीथ बोल सकते हैं, तो यदि एक से अधिक दांत है वहां पर, ठीक है, तो उस केस में एक टीथ से दूसरे ये मतलब एक दांत से दूसरे दांत यानी एक टूथ से दूसरे टूथ की दूरी 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक वेरी कर सकती है। लेकिन सिंगल वाला का रहेगा तो फिर कोई दूरी का वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। मल्टी वाला रहेगा, अभी हम एक पिक्चर में दिखाए थे ना, डोजर के पीछे में मल्टी टीथ वाला आपका एक रिपर लगाया गया था, तो उसमें प्रत्येक दांत का जो दूरी बोला गया, एक दांत से दूसरे दांत का जो दूरी बोला गया है, वो बोला जा रहा है 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच रहेगा। और कितने उसमें टीथ लगे रहेंगे, तो 4 से 6 टीथ लगे रहेंगे, 4 से 6। ठीक है, क्लियर है? अगला पॉइंट में है कि इस मशीन के द्वारा किए गए ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है, इस मशीन के द्वारा किए गए ब्रोकन ग्राउंड या लूज रॉक को स्क्रेपर के द्वारा लोड कर लिया जाता है। ठीक है, क्या बात किया गया, इस मशीन के द्वारा जब जमीन को लूज किया जाएगा, ठीक है, इस मशीन के द्वारा जब जमीन को लूज किया जाएगा तो क्या होगा, जमीन ब्रोकन हो जाएगा, जमीन लूज हो जाएगा, या फिर ना रॉक लूज हो जाएगा। यदि कोई पत्थर को तोड़ रहे हैं तो वो पत्थर लूज हो जाएगा, तो फिर वो टूटा हुआ या फिर जो लूज मटेरियल है, जो लूज कर चुका है मशीन, उसको किसके द्वारा उठाया जा रहा है, तो स्क्रेपर एक मशीन का नाम है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग स्क्रेपर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रेपर एक मशीन का नाम है जिसके द्वारा लोडिंग किया जा सकता है, कटिंग लोडिंग इससे दोनों ही होता है। ठीक है, तो उस मशीन का यूज करके हम वहां से उस लूज मटेरियल को उठाने का काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरा मशीन से आप उठा सकते हैं। यदि आपका कोयला वगैरह है तो वहां पर पेलोडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मशीनों को उठाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रीपर मशीन वेरियस टाइप्स के होते हैं। क्या बात किया गया, रीपर मशीन वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे जैसे बोला गया है, एक है हिंज टाइप रीपर, दूसरा है पैरेललोग्राम टाइप रीपर, और तीसरा है इम्पैक्ट रीपर। ठीक है, मतलब उसी में थोड़ा थोड़ा सा करके फंक्शन को चेंज किया गया है। हिंज टाइप रीपर में क्या होता है कि उसमें ना, उसमें जो आपका टीथ रहेगा, इमेज कीजिएगा, यहाँ पर ड्राइंग कर दे रहे हैं, ये जो इसका टीथ है ना, ये इस टाइप का हिंज टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। हिंज मतलब बोल सकते हैं कि जैसे घरों में आप दरवाजा जब खोलते हैं ना, तो उसका देखिए साइड साइड में 2 या 3 कब्जा रहता है, उसी को हिंज कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का हिंज वाला फंक्शन रहेगा जो आपका एडजस्ट हो सकता है, टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है। ठीक है ना, एडजस्ट हो सकता है, मतलब वो बोल सकते हैं कि जब इसमें फोर्स पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि फोर्स पड़ेगा तो वो उसी में या तो जमीन को तोड़ देगा या अपने टूट जाएगा, ऐसा नहीं। यदि बहुत हार्ड जमीन रहेगा तो उसका एडजस्ट हो जाएगा, हिंज रहेगा तो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो अपने बैक आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हिंज टाइप का रिपर रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, पैरेललोग्राम वाला। पैरेललोग्राम मतलब क्या हो रहा है, दो लाइन इधर से भी पैरेलल और इधर से भी पैरेलल, ऐसा रहेगा। तो ऐसा टाइप का मतलब यहाँ पर ये कब यूज होगा, जब मल्टी टीथ वाला रहेगा। तो मल्टी टीथ वाला जब रिपर रहता है तो उसमें आपका ये इस तरह करके बोल सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिंग करवा दे रहे हैं। इसका ड्राइंग हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। पैरेललोग्राम
इसका ड्राइंग बताया गया, पैरेलल ड्राइंग बताया गया है। इस तरह करके जब टॉप टॉप व्यू देखें इसका, तो इस तरह करके हिंज रहेगा, इस तरह करके हिंज रहेगा। और इसमें जो हाइड्रोलिक रैम रहेंगे ना, हाइड्रोलिक रैम रहेंगे, इस टाइप का रहेगा। और ये अटैचमेंट रहेगा, और उसके बाद इसको अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको उल्टा हम ड्राइंग कर दिए हैं, ये डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ड्राइंग है यहाँ पर, इसलिए हम इसको उल्टा किए। तो ये आपका पैरेललोग्राम की तरह एक शेप आकार हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम टाइप रीपर। ये हो गया, ये हो गया हिंज टाइप रीपर, ये पैरेललोग्राम टाइप रीपर। ठीक है, और एक है इम्पैक्ट रीपर। इम्पैक्ट रीपर में क्या होता है कि इसका कंप्लीट से अपना इस तरह करके एक अरेंजमेंट है, जो उसके अंदर ही रहता है, सारा फंक्शन इसके अंदर, एक बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट रहता है। बॉक्स टाइप का अरेंजमेंट रहता है, सारा फंक्शन इसी के अंदर में होता है। ये आपका बाहर में टीथ होता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना कि बैकहोस बेल के एंड में जो आपका रिपर लगा हुआ है, वो इम्पैक्ट टाइप रिपर है, बस उसी तरह सारा फंक्शन उसके अंदर में ही है। ठीक है, तो वो हो गया इम्पैक्ट टाइप रिपर। तो यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखिएगा, उसे ज्यादा डेप्थ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखिएगा कि रिपर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से हिंज टाइप रिपर, पैरेललोग्राम टाइप रिपर, इम्पैक्ट टाइप रिपर यूज होता है। हाँ, इम्पैक्ट वाला याद रखिएगा कि जो आपका बैकहो शॉवेल के एंड में लगता है, इम्पैक्ट ही लगता है, इम्पैक्ट टाइप रिपर लगता है। ठीक है, नहीं, सिंगल टूथ रहेगा, क्लियर है। इम्पैक्ट में सिंगल टूथ रहेगा, सही है। आगे देखिए, रीपर के हेल्प से, रीपर के हेल्प से, है ना, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से छुटकारा मिल जाती है। ठीक है, क्या बात की है, रीपर के हेल्प से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से छुटकारा मिल जाती है। ठीक है, बोलने का मतलब हो गया कि यदि आप टॉप बेंच में जो टॉप सॉइल होती है ना, वहां पर यदि आप ना रीपर से आप जमीन को लूज कर देते हैं और उसके बाद कोई एक्सकवेटर मशीन से उठा लेते हैं, तो क्या हो गया कि हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी बोल सकते हैं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग एलिमिनेट हो गई। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो रीपर। ठीक है, एक सरफेस माइनर भी है, आगे चल के लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रीपर का भी काउंटिंग उसी में है। हाँ, लेकिन रीपर हार्ड रॉक के लिए नहीं होता है, सॉफ्ट रॉक के लिए होता है, सॉफ्ट और मीडियम। ठीक है, यानी टॉप सॉइल होगा, मिट्टी वाला जो जगह होगा, वहां पर इसका यूज करके ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को हटा सकते हैं। ठीक है, यदि कोयला वाला बेंच है तो वहां पर इससे इसका इससे आप उस कोयले को लूज करके आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का झमेला को खत्म कर सकते हैं। ये सब सॉफ्ट और मीडियम रॉक में, हार्ड रॉक के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, रिपर के द्वारा हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से छुटकारा पा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सॉफ्ट रॉक एवं मीडियम रॉक, सॉफ्ट रॉक एवं मीडियम रॉक के लिए यह मशीन अधिक सुटेबल होता है, यह मशीन अधिक सुटेबल होता है। क्या बात की है, ये जो हमारा रीपर मशीन है, ये सॉफ्ट रॉक और मीडियम रॉक के लिए बहुत ही सुटेबल है, हार्ड रॉक के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर रॉक का हार्डनेस क्या बताया गया है, तो बोला गया ना, रॉक हार्डनेस मोस्ट स्केल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक स्केल है, मतलब कोई भी मटेरियल का हार्डनेस का स्ट्रेंथ के लिए एक स्केल या एक पैरामीटर बना के रखा गया है इंडियन स्टैंडर्ड के तहत, जिसको मोहस स्केल कहा जाता है। इस स्केल के अनुसार बोला जा रहा है कि इस स्केल के अनुसार ना 5 से कम होनी चाहिए, मतलब जो रॉक का हार्डनेस होगा वो 5 से कम होना चाहिए। मोहस स्केल के अनुसार से ये टोटल, मोहस स्केल में ना कोई भी मटेरियल को 10 स्केल में बांटा गया है, टोटल 1 to 10। ठीक है, मोहस स्केल जो है 1 to 10 है, 1 to 10। ठीक है, इसका जब कभी इंटरनेट में सर्च मारिएगा मोहस स्केल क्या होता है, तो उसमें मटेरियल का स्ट्रेंथ को 10 पैरामीटर में बांट के रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल किस स्केल में आता है वो चार्ट एक दिया हुआ है। तो 1 से 10 तक आपका इसका स्केलिंग मिलेगा। तो बोला गया ना कि रीपर का जब यूज करेंगे, तो इसका जो 5 से कम स्केल वाला में जो भी मटेरियल आता है उसको आप रिपिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, 5 से कम स्केल वाला जो मटेरियल होगा उसको, उसमें आप रिपर का यूज कर सकते हैं, ये बोला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, और कुछ पॉइंट है देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, और कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए, नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हम्म, यहाँ समझिएगा। इस मशीन के बारे में अगला पॉइंट में बताया गया है कि इस मशीन को एक एक्सकावेटर भी कहा गया है। क्या बोला गया है? इस मशीन को एक एक्सकावेटर भी कहा गया है। ठीक है, एक्सकावेटर जनरली लोग किसको बोलते हैं? सॉवेल को बोलते हैं, ड्रैगलाइन को बोलते हैं, ये सब चीजों को बोलते हैं एक्सकावेटर। तो इसको भी एक्सकावेटर कहा गया, क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि यह ग्राउंड को एक्सकावेट एक्सकावेट करने का काम करती है। मतलब एक्सकावेट मतलब खोदना। ठीक है, एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? खोदने का काम। तो ये हमारा रीपर भी है, जमीन को एक्सकावेट करने का काम करती है, यानी खोदने का काम करती है। इसीलिए इस मशीन को भी एक्सकावेटर का श्रेणी दिया गया है। यानी इसको HEMM भी कहते हैं और एक्सकावेटर भी कहते हैं। अब स्वाभाविक है कि एक एक्सकावेटर HEM ही होता है। ठीक है, उसके बाद है, इस मशीन को अन्य कामों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस मशीन को अदर अदर वर्क में भी यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन सा काम? तो पहला काम है ले अंडरग्राउंड केबल। ले अंडरग्राउंड केबल, यहाँ अंडरग्राउंड माइन का बात नहीं हो रहा है। सरफेस में ही या फिर ओपन कास्ट में ही यदि आपको केबल को जमीन के अंदर बिछाना है, ठीक है, आपको ओवरहेड लाइन से लेके नहीं जाना है, या फिर बोल सकते हैं तार बिछा ऊपर पर नहीं ले, आपको जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, तो उस केस में क्या होता है कि आप इस रीपर मशीन से, ये जो रीपर मशीन है, ठीक है, इसके द्वारा क्या करेंगे, जमीन को एक ड्रेन जैसा बना देंगे, गड्ढा खोद देंगे और उसमें आप केबल को बिछा दीजिए और फिर मिट्टी को उसमें लेवल कर दीजिए, मिट्टी उसमें ढक दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? ले अंडरग्राउंड केबल यानी अंडरग्राउंड वायरिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कट ट्री रूट्स। ठीक है, यानी इस रीपर मशीन से, जैसे कि ये पेड़ होता है ना, ये पेड़ जब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई जंगल वाले एरिया में माइंस ओपन करते हैं, तो पहले हमको पेड़ काटना पड़ेगा। तो पेड़ तो ऊपर से कट जाता है, लेकिन इसका जो रूट होता है ना, इसका जो जड़ होता है, इसको निकालना काफी मुश्किल होता है। तो इस मशीन से, यानी इस रीपर मशीन से, इसका जो ट्री का रूट है ना, उसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। तुरंत इसको यहाँ पर इसमें डालेंगे और रूट को इसको फंसा कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रूट को निकालना काफी आसान रहता है रिवर मशीन से। ठीक है, और बोला जा रहा है कट रोल बोल्डर्स। ठीक है, रोल बोल्डर्स को भी कटिंग कर सकता है। रोल बोल्डर मतलब जमीन के अंदर में यदि इस तरह करके बोल्डर, गोल गोल बोल्डर गड़ा हुआ है, इसको हम दूसरा मशीन से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस रिवर मशीन से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं या कट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि इस रिपर मशीन से क्या कर सकते हैं? आपका ट्री का रूट्स को कट कर सकते हैं और रोल बोल्डर्स को कट कर सकते हैं। ये रोल बोल्डर्स, ये आपका ट्री का रूट यानी जड़। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग ड्रेन। ठीक है, हम लोग सरफेस में ड्रेन भी बना सकते हैं, ओपन कास्ट में इसमें ड्रेन भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जमीन में इस तरह करके गड्ढा करते चल जाएंगे, तो एक टाइप का यहाँ पर ड्रेन बन जाएगा। ठीक है, एक नाली जैसा बन जाएगा। इस मशीन से ड्रेन भी बनाना आसान है। उसके बाद है रीपिंग स्लिपरी ग्राउंड बिफोर ओबी डंपिंग ETC। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि यदि आप ना ओवरबर्डन डंपिंग बनाना चाह रहे हैं और वहां पर जमीन स्लिपरी है, ठीक है, जहां पर ओबी डंप बनाना चाह रहे हैं ना, वहां पर आपका जो फ्लोर है वो स्लिपरी है, तो स्लिपरी प्लेस पर कभी ओबी डंप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्लाइड हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी और जगह कोई नहीं है, मतलब आपको उसी जगह पर बनाना है ओबी डंप, स्लिपरी जगह पर, तो आपको क्या करना है, इस रीपर मशीन से पहले उस एरिया को ना रीपिंग कर देना है, मतलब एक तरह से रफ कर देना है, यानी खुरदुरा कर देना है। उसके बाद ही वहां पर ओबी डंप किया जाएगा। ठीक है, तो वही काम बोला गया, रीपिंग स्लिपरी ग्राउंड बिफोर ओबी डंप, मतलब ओबी डंप करने से पहले आपको ग्राउंड को, जैसे स्लिपरी ग्राउंड को रीपिंग कर लेना है। ये काम रीपर मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, और ETC लास्ट में लिखे और भी काम हो सकता है। ये मेन मेन काम आपको दिखाई दिया। ठीक है, समझ पाए? इस तरह से आपका रीपर का जो नोट है ना वो कंप्लीट होता है। बोलिए समीम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोल रहे सर, वो जो मशीन DT क्या बोलते ड्रिल मशीन जो दिखा रहे थे सर, एनिमेशन,
उसमें सर डीटीएच ड्रिलिंग लिखा हुआ था, मतलब डीटीएच नहीं ठीक, समझ में आया। उसी को कहा जाएगा डीटीएच, मतलब डाउन दी होल। अच्छा, डाउन दी हो। हम्म। अब ठीक, वही ठीक। मशीन का, उस मशीन को डीटीएच भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, ठीक। ठीक। इसका भी देख रहे हैं कि एक एनिमेशन वीडियो दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एनिमेशन वीडियो से काफी समझ में आता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। 1 मिनट। रीपर को देख लीजिए, है ना। देख सकते हैं, रीपर जस्ट लाइक हल की तरह फंक्शन कर रहा है। ये रीपर का पूरा फंक्शन है, देख पा रहे हैं। डोजर के पीछे में अटैच किया गया है। यहाँ पर टीथ की बोल सकते हैं संख्या ज्यादा है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक, दो, दोनों साइड में दिख पा रहा है। ठीक है। तो सिंगल टूथ वाला भी हो सकता है, मल्टी टीथ वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रीपर का पूरा फंक्शन। इसमें हाइड्रोलिक फंक्शन भी होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक फंक्शन तहत या फिर हिंज फंक्शन के तहत वो एडजस्ट होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बार बार ब्रेक डाउन हो जाएगा। यदि सब फंक्शन नहीं रखा जाए, फ्लेक्सिबल वाला फंक्शन नहीं रखा जाए, तो वो टूट सकता है। ठीक है। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि
डोजर पीछे से वो रीपिंग वर्क करता है और फिर आगे से वो डोजिंग का काम करता है। ठीक है, इमेज हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मशीन में। रीपर इस तरह करके आप कंप्लीट कर लिए हैं। रीपर का जब आप नोट बनाइएगा तो आप पहले ड्राइंग करेंगे, जो हम ड्राइंग का हैंड ड्राइंग दिखाए थे उसको देख कर ड्राइंग कीजिएगा, उसके बाद फिर आप सारे नोट को तैयार तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट मशीन में जा रहे हैं, स्क्रेपर। ठीक है, मशीन का नाम क्या है? स्क्रेपर। अभी हम लोग रीपर वाला नोट में भी ना स्क्रेपर का नाम पढ़े थे, स्क्रेपर, स्क्रेपर। ठीक है, इसके बारे में बेसिक जानकारी देते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बोल सकते हैं कि हेल्प करेगा। स्क्रेपर जो वर्ड है ना, ये हम लोग और भी कई जगहों पर पढ़ चुके हैं। जैसे स्क्रेपर को हम लोग पढ़े हैं शॉर्ट फायरिंग टूल्स के रूप में। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स का नाम भी एक स्क्रेपर है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, होल के अंदर से कोल डस्ट को साफ करने का काम करते हैं। तो एक शॉर्ट फायरिंग टूल्स हो गया। फिर और एक जगह पर स्क्रेपर पढ़े हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि ये जब बेल्ट कन्वेयर पढ़ रहे थे ना, उसमें आप देखे होंगे कि बेल्ट, रिटर्निंग बेल्ट में जो डस्ट होता है उसको साफ करने के लिए एक ब्रश लगाया जाता है, वो भी एक स्क्रेपर, उसका भी नाम स्क्रेपर है। ठीक है, और एक तीसरा यहाँ पर स्क्रेपर देखने जा रहे हैं, ओपन कास्ट माइंस की एक बड़ी मशीन। ठीक है, एक मशीन का नाम है जो स्क्रेपर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इस स्क्रेपर को पहले इमेज कर लीजिए। ठीक है, यही आपका स्क्रेपर मशीन है। ये एक न्यूमेटिक टायर माउंटेड यानी व्हील माउंटेड मशीन है। ठीक है, एक व्हील माउंटेड मशीन है। ठीक है, ये व्हील हो गया। ठीक है, न्यूमेटिक व्हील। ठीक है, ये हवा वाला, ये टायर वाला व्हील। ठीक है, ये भी व्हील हो गया, व्हील। ठीक है, आपका इधर ये पोर्शन आपका आगे है, ये पोर्शन फ्रंट पोर्शन कहलाएगा, ये बैक पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, ये फ्रंट, ये रियर। तो आगे साइड में दो व्हील और पीछे साइड में दो व्हील। ठीक है, इसका डायरेक्शन जब भी ये चलेगा ना तो इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जब भी ये चलेगा तो इस डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो व्हील हो गया, ये हो गया ऑपरेटर केबिन। ये हो गया ऑपरेटर केबिन या कैब भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इंजन वगैरह सब है ना, वो इसी जगह पर है। सारा इंजन सेटअप आपका इसी जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर। ये थोड़ा सा पिक्चर अधूरा आया है, इसी जगह पर आपका इंजन वगैरह रहेगा। ठीक है, इस पार्ट में या इस पार्ट में आपका इंजन वगैरह रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पॉइंट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं बाउल। ये बहुत, इसे इसे क्वेश्चन बन चुका है, बाउल। और इसमें एक ना, यहाँ पर नीचे में एक कटिंग ब्लेड होता है इसी जगह पर। यहाँ पर एक कटिंग ब्लेड है, कटिंग ब्लेड है, कटिंग ब्लेड। क्या होता, और ये इस हाइड्रोलिक फंक्शन के तहत इसको अपना जमीन में सटा सकते हैं, जमीन से उठा सकते हैं, ये एडजस्ट होता है ये। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर चलाएगा उस समय जब कोई भी बोल सकते हैं कि लूज वाला जगह में या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट वाला जगह में जब इसको चलाएगा, तो इसको ना, अब ऑपरेटर क्या करता है, इस पूरा बाउल वाला सिस्टम को नीचे बैठाता है, जमीन में सटाता है। जमीन में सटाने से क्या होता है, इसका ब्लेड ना जमीन को काटने लगता है, मतलब लूज मटेरियल को या सॉफ्ट मटेरियल को काटने लगता है। और जैसे कटेगा तो मटेरियल कट के ना सीधे इस बाउल में भरने का काम करता है। इस बाउल में फिल होता है, मटेरियल इस बाउल में फिल होता है। जब वो पूरा बाउल फिल हो जाता है, मतलब एक कटोरा हो गया, एक बकेट हो गया। ठीक है, जब इसमें मटेरियल फुल हो जाता है तो फिर क्या करता है, कुछ यहाँ पर एक ढक्कन है जिसके तरह मटेरियल इंटर कर रहा था, उस ढक्कन को बंद कर देता है मशीन ऑपरेटर, वहीं से आपका बंद कर देगा। और कटिंग बंद कर दिया, बंद कर दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा जमीन से ऑफ कर लिया, ऑफ कर लिया। उसके बाद आपको इसको इस मटेरियल को जहां पर डंप करना है उस दूरी में जाके वहां पर डंपिंग एरिया में जाता है। और फिर वो क्या करता है कि यहाँ का जो ढक्कन है ना उसको धीरे धीरे खोलता है। खोलने से क्या होता है कि मटेरियल धीरे धीरे गिरता है और एक स्प्रेडिंग की तरह, मतलब एक बिछाने वाला जैसा हो ना, तो मटेरियल को बिछा दिए उस तरह से मटेरियल को बिछा देता है। इस तरह से बार बार आपका ये काम यहाँ पर कर सकता है, जहां पर काटना रहेगा कटिंग कर लेगा, इसमें भरेगा, फिर जहां पर डंपिंग करना हो डंपिंग जाएगा और वहां पर बिछाने का काम करेगा। तो ये मशीन का काम हो गया। ये कटिंग कर लिया, डिगिंग करके कटिंग कर लिया, लोडिंग अपने आप में लोडिंग भी कर लिया और जाके वो डंपिंग भी कर लिया। ठीक है, स्प्रेडिंग भी कर दिया, फैला भी दिया। ठीक है, तो यही इस मशीन का मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसका रियल फिगर हो गया, रियल पिक्चर हो गया। अब इसका एक ना और एक फिगर दिखाते हैं। ये हैंड ड्राइंग के लिए आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हैंड, आप इसको देकर हैंड ड्राइंग कर लेंगे। ठीक है, हैंड ड्राइंग कर लेंगे। अभी जो वहां तक दिखा है ना, आगे वाला पोर्शन इधर है, इधर जा रही है मशीन, ये मशीन का डायरेक्शन इधर है, ये ऑपरेटर केबिन हो गया, ये ऑपरेटर केबिन।
ठीक है। ये इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ से धुआं निकलेगा। क्योंकि ये डीजल मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन नहीं हो सकता, ये डीजल ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। इंजन इसका सारा यहाँ पर है, इंजन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील या न्यूमेटिक व्हील बोल सकते हैं, आप इसको न्यूमेटिक व्हील भी बोल सकते हैं, न्यूमेटिक हवा वाला व्हील। ठीक है, टायर वाला व्हील। ये रियर व्हील हो गया, पीछे में आगे भी दो को रहेगा, पीछे में रहेगा, रियर न्यूमेटिक व्हील। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये क्या हो गया, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को बाउल कहेंगे। यहाँ जो बाउल लिखा गया, बाउल। ठीक है, ये बाउल हो गया। ठीक है, जिसमें कटिंग मटेरियल को यहाँ पर भरा जा रहा है। ठीक है, और ये इसका कटिंग ब्लेड हो गया। यहाँ पर ना कटिंग ब्लेड है, ये कटिंग ब्लेड, ये जो है ना कटिंग ब्लेड है, ये लिखा हुआ है ब्लेड, कटिंग ब्लेड मटेरियल को कट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कट कर रहा है सारा मटेरियल यहाँ पर भर रहा है, और जब भर जाता है तो फिर यहाँ पर ढक्कन को बंद कर देता है। कटिंग मटेरियल आपका जो कटिंग ब्लेड है उसको ऊपर उठा के इसको ढक्कन को बंद कर लिया, अब फिर इसको जाके कहीं डंपिंग कर दिया। यही इसका काम होता है। ठीक है, तो आप इसका रियल फिगर भी देखें और ये हैंड ड्राइंग भी देखें। तो इस हैंड ड्राइंग को देखकर आप अपना जहां पर नोट बनाएंगे स्क्रेपर का, पर फर्स्ट पेज में नोट आपके इसको ड्राइंग कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन कास्ट चूंकि आप डेली जाके घूम नहीं रहे हैं और हर माइंस में हर मशीन मिल नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप यदि मशीन को इमेज कर लिए ना, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस इमेजिंग से ही सॉल्व हो जाता है। इमेज करना जरूरी है। ठीक है, तो ड्राइंग कर लीजिएगा। सब आगे बताएंगे, अभी तो लिखा ही नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि बाउल कौन सा मशीन में लगा रहता है। ठीक है, तो बाउल आपका स्क्रेपर मशीन में लगा रहता है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो बाउल तो ये हो गया ना, इस पार्ट को एप्रोन भी कहते हैं, एप्रोन। ठीक है, मतलब पहले ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर में एप्रोन है, एप्रोन के ऊपर में ये आपका बाउल है। मतलब ब्लेड से मटेरियल कट होगा और एप्रोन से मटेरियल आगे की ओर बढ़ेगा और इस बाउल में जाके एंटर करेगा। ठीक है, इमेजिंग हो गया। अब चलते हैं इसका डिटेल्स में, हम लोग इसका डिटेल्स में चलते हैं। ड्राइंग कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका नोट तैयार कीजिएगा। इसकी पहली विशेषता यह है कि स्क्रेपर एवं डीजल ऑपरेटेड मशीन, यहाँ भी मिस्टेक किया है, एक होगा यहाँ पर एक होगा, वर्ड को सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। एक, क्या लिखे हैं कि स्क्रेपर एक डीजल ऑपरेटेड मशीन है, यानी बिजली वाली नहीं होती है, डीजल से ही चलेगी। क्योंकि डीजल से नहीं चलेगी तो क्या होगा कि एक जगह कटिंग किया, फिर दूसरे जगह जाके अनलोडिंग किया। यही मशीन कटिंग भी कर रहा है, लोडिंग भी कर रहा है और अनलोडिंग भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग भी कर रहा है, सब यही मशीन कर रही है। ठीक है, इसलिए केबल वाला हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो स्क्रेपर एक डीजल ऑपरेटेड मशीन है जो न्यूमेटिक टायर्ड व्हील पर चलती है। ठीक है, न्यूमेटिक मतलब हवा वाला टायर व्हील पर चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये डीजल ऑपरेटेड मशीन है और जो न्यूमेटिक टायर्ड व्हील पर चलती है। फिर अगला पॉइंट में है कि इस मशीन के सेंटर में यानी बीचों बीच में एक बाउल, ठीक है, एक बाउल यानी हिंदी में इसको कटोरा बोल सकते हैं या बकेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक बाउल लगा रहता है जो ब्लेड के कटिंग ब्लेड के कटिंग मटेरियल को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, जो ब्लेड से मटेरियल कटिंग किया उसको कलेक्ट करके रखने का काम करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है बाउल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा कि यह मशीन एक बार में लगभग 30 मीटर, ठीक है, एक बार में लगभग 30 मीटर दूरी तक अपने कटिंग ब्लेड्स के द्वारा
अपने कटिंग ब्लेड के द्वारा सॉफ्ट रॉक वाले ग्राउंड को 75 mm 75 mm से 225 mm के बीच थीन स्लाइस कटिंग करने का काम करती है। थीन स्लाइस कटिंग करने का काम करती है। यानी क्या बोला जा रहा है कि यह मशीन एक बार में लगभग 30 मीटर दूरी तक अपने कटिंग ब्लेड के द्वारा सॉफ्ट रॉक वाले ग्राउंड को 75 एमएम से 225 एमएम के बीच थीन स्लाइस कटिंग का काम करती है। बोलने का क्या मतलब हो गया कि जब ये कटिंग करेगा तो लगभग एक बार में 30 मीटर दूरी तक कटिंग कर सकता है। मतलब एक तरह से बोलने का मतलब हो गया कि 30 मीटर दूरी तक का मटेरियल को एक बार में बाउल में ले सकता है। ठीक है, तो 30 मीटर दूरी तक कटिंग कर लिया। और कितना डेप्थ तक कटिंग कर सकता है, तो डेप्थ का बताया गया 75 एमएम से 225 एमएम के बीच में वो डेप्थ यानी स्लाइस कटिंग कर सकता है मटेरियल को। ठीक है, याद रखिएगा ये सॉफ्ट रॉक को कटिंग भी कर सकता है और लूज मटेरियल को उठा भी सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस पॉइंट से। अगला पॉइंट देखिएगा, इसके बाउल की कैपेसिटी, ये जो बाउल इसका बीच में है ना, उसका कैपेसिटी 3 मीटर क्यूब से 22 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब से 22 मीटर क्यूब तक होती है। मतलब इसी बीच में वेरी करता है, अलग अलग जिस कैपेसिटी का आप खरीदिएगा उसी कैपेसिटी का आपको मिलेगा। ठीक है, जिसका बाउल का कैपेसिटी जिसमें मटेरियल को रखा जा रहा है उसका कैपेसिटी 3 मीटर क्यूब से लेकर 22 मीटर क्यूब तक होती है, वेरी करती है। फिर है कि बाउल में कलेक्टेड मटेरियल को यह मशीन डंप यार्ड में 30 मीटर 30 मीटर से 70 मीटर दूरी पर 150 mm से 250 mm 150 mm से 250 mm 150 mm से 250 mm मोटी लेयर में बिछाकर, या बोल सकते हैं फैलाकर, या इंग्लिश में बोल सकते हैं स्प्रेडिंग करके डंपिंग करने का काम करती है। समझिए यहाँ पर, यहाँ जो कटिंग करने वाला बात यहाँ बोला गया था, और यहाँ पर बिछाने वाला डंपिंग करने वाला बात यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब ये डंपिंग करने का जब काम करेगा, माल मटेरियल को गिराने का जब काम करेगा, तो ये 30 मीटर से लेकर 70 मीटर दूरी तक उस मटेरियल को गिरा सकता है। ठीक है, गिराते गिराते जैसे यहाँ से गिराना शुरू किया तो 30 मीटर तो कम से कम जाएगा ही, वो 70 मीटर दूरी तक भी गिरा सकता है। ठीक है, तो 30 मीटर दूरी से लेकर 70 मीटर दूरी तक वो गिरा सकता है मटेरियल को। और जब गिराने का काम करेगा ना, तो वहां पर कितना मोटा लेयर बन जाएगा, तो 150 mm से 250 mm मोटा लेयर बन जाएगा। वो इतना लेयर में वो गिराने का काम कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जब गिरा रही है तो एक जगह पर तो नहीं गिर रहा है, वो स्प्रेड कर रही है, उन्हें फैला रही है, बिछा रही है, तो स्प्रेडिंग का काम कर रही है। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बीच बीच में यदि कोई डाउट होता तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा रॉक नहीं कटने पर, इस मशीन जो हमारा स्क्रेपर है इसके द्वारा रॉक यदि बहुत रॉक हार्डनेस है तो यदि नहीं कटता है तो क्या करना है, रीपर के द्वारा पहले रीपिंग कर लिया जाता है। रीपर के द्वारा पहले रीपिंग कर लिया जाता है, फिर उसे स्क्रेपर के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, यानी यदि स्क्रेपर जो है वो मटेरियल को नहीं काट पा रहा, उसके लिए यदि सुटेबल नहीं है, तो रीपर वहां पर यूज करते हैं। रीपर से पहले जमीन को लूज कर लेते हैं, रॉक को लूज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इस मशीन से उस लूज मटेरियल को उठाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रेपर। ठीक है, यानी स्क्रेपर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बोला गया ना, एक होता है सेल्फ प्रोपेड स्क्रेपर और एक होता है टूएड स्क्रेपर। ठीक है, बाय डोजर। समझिएगा कि हमारा जो स्क्रेपर है वो खुद से भी चल सकता है, और अब बोल सकते हैं उसको डोजर से धकेलना भी पड़ रहा है। टूएड मतलब होता है पीछे से टो करना, पीछे से धकेलना। ठीक है, सेल्फ प्रोपेल मतलब होता है चलना। ठीक है, मार्चिंग होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मतलब चलने को ही हम लोग बोलते हैं प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग वर्ड उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेल्फ प्रोपेल मतलब अपने से चलना। ठीक है, तो यानी स्क्रेपर अपने से भी चलता है, और टूएड भी होता है, मतलब डोजर से उसको ढकेलना भी पड़ता है। कब, याद रखिएगा, जैसे यहां पर इमेज करवाते हैं, ये जैसे कि स्क्रेपर हो गया। ठीक है, ये स्क्रेपर हो गया, पीछे में इसका ढकेलना का अरेंजमेंट होता है, पुशर ब्लॉक होता है।
ठीक है। जब ये मटेरियल को काटेगा ना, यहाँ पर ब्लेड ऐसा लगा रहेगा, जब ये मटेरियल को काटता है, मतलब ये ब्लेड को नीचे जमीन में सटा कर रखते मटेरियल को काटता है, उस समय इसको डोजर से धकेलने की जरूरत पड़ती है। उस समय ना इसका डोजर का जो ब्लेड होता है, इससे इसको ढकेलने का जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये डोजर हो गया, ये डोजर, बुलडोजर, और ये हो गया स्क्रेपर, स्क्रेपर। ठीक है। जब ये मटेरियल को काटती है उस समय डोजर से इसको धकेलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इसको फोर्स ज्यादा लगता है, मटेरियल को काट रहा है, यानी इसको ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, और चूंकि टायर माउंटेड है तो ट्रैक्टिव फोर्स कम मिलता है, तो इसीलिए इसको क्रॉलर माउंटेड मशीन से इसको ढकेलने का जरूरत पड़ता है, ताकि इसमें ट्रैक्टिव फोर्स और क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो जब इसको कटिंग करेंगे मटेरियल को, तब इसमें टो करने की जरूरत पड़ेगी। टो मतलब होता है धकेलना, इसलिए इसको बोलते हैं टू एड स्क्रेपर। ठीक है। और जब ये भर जाता है मटेरियल, कटिंग कर लिया, उसके बाद फिर जब डंपिंग यार्ड जाता है ना, तो उसमें फिर इसको ढकेलने की जरूरत नहीं है, उसमें ये फंक्शन करता है, सेल्फ प्रोपेल्ड, अपने से जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया पर। अब इसका कुछ मेन पार्ट्स देख लेते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रेपर। ठीक है, वैसे तो आप फिगर में देखे ही हैं। ठीक है, उसके अलावा भी एक लिस्ट बना लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाउल। इसमें एक बाउल होता है, फिर एप्रोन होता है, ठीक है, कटिंग ब्लेड होता है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, मतलब इसमें व्हील आपका ये जब जहां ऑपरेटर बैठा है ना, ये जिसे ऑपरेटर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सीट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर स्टीयरिंग होता है जो इसको चलाने का काम करता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, लीवर नहीं, कुछ नहीं, स्टीयरिंग होता है। जस्ट लाइक क्योंकि टायर माउंटेड है तो स्वाभाविक है कि हम लोग बस कार वगैरह में क्या होता है, व्हील रहेगा तभी उसको स्टीयरिंग से हम लोग इसको कटिंग दे सकते हैं। तो इसमें स्टीयरिंग सिस्टम होता है। फिर है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी इंजन से इस व्हील को घुमाने वाला जो सिस्टम होता है ना, वही कहलाता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक वाला फंक्शन तो रहेगा, बिना ब्रेक का तो कोई मशीन संभव ही नहीं चलाना। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम होगा। उसके बाद फोर न्यूमेटिक टायर व्हील, यानी चार इसमें हवा वाला टायर व्हील होती है, हवा भरने वाला टायर व्हील होती है। तो ये मेन पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब यहां तक यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। सबकी समझ में आ गया। इसीलिए स्क्रैपर का इमेजिंग पहले करवाते हैं। इमेजिंग यदि हो गया तो बहुत सारा पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा। इमेजिंग नहीं करवाएंगे और कितनों लिखाएंगे तो आधा समझ में आएगा, आधा समझ नहीं आएगा, इसलिए इमेजिंग जरूरी है। ठीक है। बाउल कौन सा हो गया, बाउल किसको बोलेंगे, तो ये पार्ट को बाउल, ये पार्ट को बाउल बोलेंगे, जिसमें मटेरियल को कलेक्ट करके रखा जा रहा है। ब्लेड ये हो गया। एप्रोन कहां पर बोलेंगे, इसी जगह पर, ब्लेड से जस्ट ऊपर में एप्रोन होता है। ठीक है, एप्रोन के थ्रू ही मटेरियल इसमें जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है कटिंग ब्लेड, ये हो गया। स्टीयरिंग सिस्टम ये हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब इंजन जहां पर है ना, इंजन से बोल सकते हैं जो व्हील को मूवमेंट दिया जाता है, वही हो गया पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। उसका ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक लगाने वाला जो सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम। और उसके बाद आगे पीछे दो दो करके चार न्यूमेटिक टायर रहेगा। ये मेन पार्ट हो गया। अब इसका कुछ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देखिए, फंक्शन देखिए, लिखिएगा ऑपरेशंस, या बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर का फंक्शंस या ऑपरेशंस क्या क्या है, इसका मुख्य चार ऑपरेशंस बोल सकते हैं। एक होता है डिगिंग, या इसको कटिंग बोल सकते हैं, मतलब ब्लेड से मटेरियल को डिगिंग या कटिंग कर सकता है। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया। लोडिंग, यानी वो जो कटिंग मटेरियल है अपने बाउल में लोडिंग भी कर लेता है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद हॉलिंग, हॉलिंग मतलब क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, ये जो बाउल में मटेरियल भर गया है उसको फेस से लेकर डंपिंग यार्ड तक ले जाने का काम करता है, यानी हॉलिंग करने का काम भी हो रहा है इससे। ठीक है, तो तीसरा काम हो गया। उसके बाद है डंपिंग। ठीक है, डंपिंग यानी वो जो आपका बाउल में जो मटेरियल भर के ले गया डंपिंग यार्ड, उसको वहां पर डंपिंग करने का भी काम कर रहा है। लेकिन डंपिंग कर रहा है तो एक जगह पर डंपिंग नहीं कर रहा, विथ स्प्रेडिंग, यानी बिछाते हुए। ठीक है, वो डंपिंग को, जैसे डंपर से क्या होता है ना, डंपर से हम मटेरियल को अनलोडिंग करते हैं तो एक ही जगह पर डंप हो जाता है, लेकिन इस मशीन से हम यदि डंपिंग करेंगे मटेरियल को, तो वो एक ही जगह पर डंप नहीं होगा, वो बिछाने का काम भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर चार मुख्य फंक्शन इस स्क्रैपर का आया, डिगिंग या कटिंग। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, दोनों काम एक साथ भी हो रहा है।
ठीक है, यानी ब्लेड से डिगिंग या कटिंग हो पा रहा है। ठीक है, लोडिंग यानी जो बोलते हैं एप्रोन से लोडिंग का काम हो रहा है, बाउल में लोडिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हॉलिंग मतलब एक जगह से दूसरे मटेरियल को हम कैरी करके ले जा रहे हैं बाउल के थ्रू। और उसके बाद डंपिंग मतलब डंपिंग यार्ड में इसको हम लोग बाउल्स का जो ये है ना डोर है या जो उसका ढक्कन है उसको हम लोग खोल देते हैं तो मटेरियल धीरे धीरे गिरने लगता है, डंपिंग हो जाता है। ये मुख्य 4 फंक्शन याद रखिएगा। ठीक है, आगे का पॉइंट में फिर से यहाँ पर लिखा है कि कोल माइंस में स्क्रेपर का उपयोग वेदर्ड सैंडस्टोन वेदर्ड सैंडस्टोन एवं कोल का कोल का कटिंग ट्रांसपोर्टिंग में होता है। ठीक है, ये एमटी का डाटा है। बताया गया है ना कि कोल माइंस में स्क्रेपर का यूज कहाँ होता है, तो वेदर सैंडस्टोन मतलब बोल सकते हैं वैसा सैंडस्टोन जो बोल सकते हैं कि काफी मॉइस्चर कंडीशन में है। ठीक है, वेदर मतलब मॉइस्चर कंडीशन में है, लूज कंडीशन में है, मतलब उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, वेदर्ड सैंडस्टोन और कोल में हम लोग इसको कटिंग ट्रांसपोर्टिंग के लिए करते हैं, मटेरियल को कटिंग भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है यदि एक ट्रिप की अप एंड डाउन की दूरी यदि एक ट्रिप की अप एंड डाउन की दूरी 300 मीटर हो 300 मीटर हो तो एक स्क्रेपर को एक स्क्रेपर को लोडिंग अनलोडिंग के एक साइकिल टाइम को कंप्लीट करने में 5 से 6 मिनट 5 से 6 मिनट समय लगती है। ठीक है, क्या बोला गया कि मेरा जहां पर फेस में जहां पर कटिंग कर रहे हैं और जहां पर डंप यार्ड है इसका दूरी यदि 300 मीटर है तो अप एंड डाउन मतलब मटेरियल को यहां से लेके जाना फिर फेस आ जाना। ठीक है, अप एंड डाउन करने में यानी एक साइकिल टाइम पूरा करने में इस मशीन को 5 से 6 मिनट लगता है। ये बोला गया, एक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर एक डेटा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है कि जनरली 2 स्क्रेपर के लिए एक डोजर पर्याप्त होता है। डोजर क्यों, तो डोजर हम जान रहे हैं ना कि जब कटिंग करेगा तो पीछे से उसको टो करना पड़ेगा, टो एड करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। तो 2 स्क्रेपर के लिए एक डोजर काफी रहता है। क्या होता है हम ऐसा क्यों बोला जाए कि 2 स्क्रेपर है एक डोजर, तो जब कोई एक स्क्रेपर ना मटेरियल को कट कर रहा है उसमें वहां पर डोजर फेस में उसको धकेलने का काम कर रहा है। जब वो कटिंग कर लिया कुछ दूरी तक उसके बाद उसका बाउल भर गया तो उसके बाद क्या करेगा, वो लेके चल जाएगा उधर आपका डंप यार्ड तरफ, उसमें फिर दूसरा स्क्रेपर वहां पर कटिंग करने का काम करेगा, तो उसमें फिर डोजर उसको धकेलने का काम करेगा। और तब तक वो लेके आएगा, वो खाली करके जब आएगा वो अगला स्क्रेपर, तब फिर डोजर तैयार रहेगा दूसरे को धकेलने के लिए। इस तरह करके आप बोल सकते हैं कि एक सही उपयोग के लिए एक बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप 2 स्क्रेपर के साथ में एक डोजर का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डोजर में ब्लेड अभी आप दिखाते हैं, सोचे कि कैसे लोड कर लेगा। डोजर में लोडिंग क्षमता नहीं है। हम्म। ठीक है, इस तरह करके स्क्रेपर का आपका नोट्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप इस ड्राइंग के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो इसके अंदर ही रहेगा, बाहर रहने का चांसेस कम है। ठीक है, तो अपना अच्छा से नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप एक दो दिखा देते हैं ताकि आपको और इमेजिंग हो जाए, क्योंकि ये तो लिखने वाला काम हो गया। जब तक आप देखिएगा नहीं ना तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होगा, तो देखना जरूरी है। इनका डाउट आ गया, राजकुमार हेलो बोलिए। सर, ये ईएमटी में सर एक डाटा है इसका कि स्क्रैपर आर अनसुटेबल इन सोइल विथ स्टम्प्स लार्ज बोल्डर एंड हार्ड रॉक। इसका मतलब क्या हुआ सर, स्टम्प का मतलब? फिर से पूरा लाइन बोलिए। स्क्रैपर्स आर अनसुटेबल इन सोइल्स विथ स्टम्प्स लार्ज बोल्डर एंड हार्ड रॉक। स्टम्स। मतलब स्क्रैपर जो है किस
किस सतह के लिए सुटेबल इस टाइप से बोला गया है, तो स्टम्प्स का मतलब सुटेबल क्या वहां है? पर सुटेबल नहीं है बोला जा रहा है, अनसुटेबल, हाँ। अनसुटेबल है, सुटेबल नहीं है वो बोला जा रहा है। हाँ सर, तो तो मतलब एक तरह से अनसुटेबल है। आप एक तरह से आप इमेजिन कीजिए ना, अभी आप जो ये फिगर, ये आप इस पिक्चर को देखें, एक बड़ा बड़ा बोल्डर यदि वहां पर रख दिया तो क्या उसको वो उठा सकता है, लोड नहीं कर सर, सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। तो स्टम्प रोलर मतलब छोटे छोटे कहीं पर बोल्डर का टुकड़ा रखा हुआ है या बड़ा बड़ा बोल्डर रखा हुआ है, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। ये हो सकता है कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए सुटेबल होता है, कटिंग भी कर लेगा, या छोटा छोटा टुकड़ा यदि पड़ा हुआ तो उसको उठा लेगा। ठीक है, तो ओके बड़े सर। बोल्डर के लिए सुटेबल नहीं है, वही चीज बोला जा रहा ओके सर। है। ठीक है। ठीक है, वीडियो देखिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिएगा तो जो भी और भी कुछ हल्का फुल्का मन में डाउट है वो ऑटोमेटिक वीडियो देखने के साथ ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर किया, ये बोलो ना। हाँ, लेकिन दो गो था, ये को एक ही को दिख रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा वीडियो आ रहा है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिए। ये हमारा स्क्रेपर है और ये बुलडोजर है, देख लीजिए। ये स्क्रेपर है और पीछे जो बगल में है ना वो आपका बुलडोजर है। देखिए यहाँ पर सारा फंक्शन देखिएगा, ये आपका टायर टायर माउंटेड यानी व्हील माउंटेड है। ठीक है, ये ऑपरेटर केबिन हो गया, देख पा रहे हैं ऑपरेटर चला रहा है, इस डायरेक्शन जिधर ऑपरेटर का केबिन है उधर ही जाता है, उसी वो आगे क्या डायरेक्शन में रहता है। ये इसका देखिए, इसका ब्लेड है नीचे में, इसका कटिंग ब्लेड नीचे में है, और ये इसका बाउल है, इसी में मटेरियल को भरता है। ये इसका बाउल है और ये अप्रॉन है, यहीं पर अप्रॉन लगा हुआ जिसके थ्रू ये इस बाउल में मटेरियल भरने का काम करता है। ये पीछे का टायर है, पीछे का दो टायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब कटिंग कर रहा है ना, उसमें डोजर इसको धकेलने का काम कर रहा है, पीछे में एक पुशर ब्लॉक रहता है जिसके थ्रू धकेलने का काम कर रहा है। देखिए पुशर ब्लॉक, ये पुशर ब्लॉक से वो धकेले मतलब काफी मजबूत है, इसी से ये डोजर अपने ब्लेड से धकेलने का काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें कटिंग करेगा उसी से में धकेलने का जरूरत पड़ता है। उसके बाद जब वो हॉलिंग करेगा यानी ले ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करेगा, उसमें इसको धकेलने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ये क्राउलर माउंटेड है, ये टायर माउंटेड है, तो इसमें ट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये कटिंग करने में इसको दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर ये क्राउलर माउंटेड के द्वारा ट्रैक्टिव फोर्स किया गया। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का सवाल आएगा कि भाई जब हम जान ही रहे हैं कि जब हम जान ही रहे हैं कि भाई क्राउलर माउंटेड में ट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, तो फिर उसी को क्राउलर माउंटेड बना देते हैं, टायर माउंटेड क्यों बनाए? ठीक है, हम स्क्रेपर को ही क्राउलर माउंटेड बना देते हैं। तो भाई उसको क्राउलर माउंटेड बना देंगे, फिर उसको हॉलिंग भी तो करना पड़ेगा। डंप का दूरी 500 मीटर 1 किलोमीटर है, तो उसको वहां तो लेके भी तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर अब क्राउलर माउंटेड तो वहां पर फेल हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि उसको कटिंग भी करना है और डंपिंग भी करना है, लेके भी जाना है, ट्रांसपोर्टिंग भी करना है, यानी हॉलिंग भी करना है। ठीक है, इसीलिए उसको टायर माउंटेड रखा गया। तो सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको हमको क्रॉलर माउंटेड यानी ट्रैक्टिव फोर्स का जरूरत पड़ता है, इसीलिए बुलडोजर वहां पर पुश करते हैं। तो ये हो गया, इसी को होता है टू एड स्क्रेपर। ठीक है, इसी को कहते हैं टू एड स्क्रेपर। इमेजिंग हो गया। और एक थोड़ा सा इमेज को दिखा रहे हैं, काफी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। एनिमेशन वीडियो है, उससे ज़्यादा और समझ में आएगा, काफ़ी समझ में आ जाएगा उससे। क्या हो गया? ये है ना, पहले से। ये देखिए, इसको एनिमेशन वीडियो इसमें काफ़ी अच्छा समझ में आएगा ये। क्या कर रहे हैं, वीडियो से भी फास्ट चल रहे हैं। ये देखिए, बोल रहे हैं ना। ये से फास्ट चल गया। देखिए, देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर स्क्रैपर का फंक्शन देखिएगा। देखिए, ये बाउल हो गया इसका। बाउल, ये कटिंग ब्लेड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कटिंग ब्लेड है। ठीक है, बाउल हाइट। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये आपका ऑपरेटर, कटिंग मटेरियल, कटिंग ब्लेड इधर होगा। ठीक है, क्योंकि जा रहा है ये इधर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, एक बार रोक के, 1 मिनट। देखिए, क्या क्या अरेंजमेंट है। ये हो गया ऑपरेटर केबिन। ठीक है, जाएगा किधर, इधर, इस डायरेक्शन में जाएगा ये। ऑपरेटर केबिन हो गया। ये पूरा अरेंजमेंट जिसमें मटेरियल को भरा जाएगा, ये हो गया बाउल। यहाँ पर कटिंग ब्लेड है, इसी जगह पर कटिंग ब्लेड है, जो कि इसे कटिंग ब्लेड करेगा, तो ये मटेरियल इधर भरेगा आपका। ठीक है, या फिर कटिंग ब्लेड यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ भी कटिंग ब्लेड हो सकता है, इसी को यहाँ भी दिखा देते हैं। कटिंग ब्लेड यहाँ पर है, जो मटेरियल को इधर भरने का काम कर रहा है। ठीक है, कटिंग ब्लेड यहाँ भी समझिए। कटिंग ब्लेड ये हो गया। ये इसका एग्जॉस्ट हो गया। ये टायर माउंट आपका, 2 व्हील आपका न्यूमेटिक टायर व्हील हो गया। ठीक है, आगे 2 व्हील हो गया। ये आपका हाइड्रोलिक रैम वगैरह हो गया, जो आपका एडजस्ट कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट को यहाँ पर एप्रोन बोलेंगे, नीचे वाला पार्ट जहाँ जहाँ से कटिंग मटेरियल अंदर जा रहा है ना, उसको एप्रोन कहा जाता है। ये मेन मेन पार्ट हो गया। अब इसका फंक्शन देखिए। अब इसका फंक्शन देखिए कि किस तरह मटेरियल को काटता है, वो देखिएगा। देखिए, जा रहा है इधर, है ना, देखिएगा। काटेगा कभी? अच्छा, अब काटेगा। ये देखिए, कटिंग ब्लेड ये कटना शुरू हुआ। कटना शुरू हुआ, मटेरियल यहाँ भरना शुरू होगा। देखिएगा, ये देखिए, इसका हाइट कितना कितना स्लाइस काट रहा है वो दिखा रहा है। ये देखिए, मटेरियल भर गया ये मटेरियल भर गया। ठीक है, अब ये ब्लेड को उठाएगा, ढक्कन बंद कर देगा, नीचे वाला ढक्कन बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटिंग किस तरह आया से। ये ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, ढक्कन बंद कर दिया। अब मटेरियल को आप हॉलिंग कर रहा है, एक जहाँ पर डंपिंग यार्ड लेके जा रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर गिराना शुरू हो गया, ढक्कन यहाँ खुल गया, ये गिरना शुरू हो गया। ठीक है, ये स्प्रेडिंग हो रहा है, मतलब गिरा रहा है, डंपिंग कर रहा है। तो ये गिरना, मतलब गिरा भी रहा था, फैला के गिर रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन हुआ। इमेजिंग हो गया। अब स्क्रैपर को कभी नहीं भूलिएगा कि स्क्रैपर का फंक्शन क्या होता है। सारा कुछ इमेजिंग रहेगा, नहीं भी आप नोट्स को पढ़िएगा फिर भी याद रहेगा। ठीक है, पूसर ब्लॉक नीचे पीछे रहता है, यहाँ पर डोजर नहीं दिखाया गया है। डोजर से इधर से धकेलने का काम होगा, जब ये कटिंग करेगा ना, उस समय डोजर से धकेलने का काम होता है। उस समय डोजर से धकेलने का काम होता है। क्लियर हो गया, ये पूसर ब्लॉक हो गया, यहीं से डोजर से धकेला जाता है। ठीक है।
इस तरह करके हम लोग का स्क्रेपर वाला जो मशीन है ना वो कंप्लीट होता है। स्क्रेपर का आप शुरू में पिक्चर देखें, हैंड ड्राइंग देखें, फिर उसका नोट्स तैयार किए और एक छोटा सा वीडियो दिखा दिए। दो यहाँ पर वीडियो किए, एक रियल वीडियो था, एक एनिमेशन वीडियो था। काफी क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रेपर के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मशीन की ओर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक बोलना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे ना स्क्रेपर और रोड ग्रेडर को एक जैसा समझ लेते हैं। दोनों मशीन अलग अलग है। स्क्रेपर और रोड ग्रेडर को एक जैसा समझते हैं, ग्रेडर मशीन तो एक नहीं है, दोनों अलग अलग मशीन है। अभी हम स्क्रेपर का बात किए, बाद में फिर आपका रोड ग्रेडर यानी ग्रेडर मशीन आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं स्क्रेपर की जैसा ही दिखने वाला और एक मशीन है, जस्ट स्क्रेपर की तरह ही फंक्शन करता है, स्क्रेपर की तरह ही फंक्शन करता है। उस मशीन का नाम है सरफेस माइनर। ठीक है, सेम टू सेम फंक्शन लगभग सेम है। स्क्रेपर की तरह ही फंक्शन करने वाला एक मशीन है आपका सरफेस माइनर। डिफरेंस क्या है कि सरफेस माइनर टायर माउंटेड, सॉरी, स्क्रेपर आपका टायर माउंटेड अभी देखें हम लोग, और में हमारा जो सरफेस माइनर होता है वो क्राउलर माउंटेड होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बाद बाकी मटेरियल को कट करना वो अपना बोल सकते हैं कि अपने अंदर वहां पर अपने अंदर नहीं लेता, वो थोड़ा सा ये करता है। और एक डिफरेंस क्या हो गया ना सरफेस माइनर और स्क्रेपर में, कि वो इसमें बाउल होता है आपका स्क्रेपर में, और आपका सरफेस में बाउल नहीं होता है। मटेरियल को भी कट करता है, ये भी कट करता है। टायर माउंटेड और आपका ये क्राउलर माउंटेड में डिफरेंस है। और ये मटेरियल को किसी में लोड कर सकता है। मेरा जो सरफेस माइनर है वो कटिंग मटेरियल को ये किसी जगह पर लोड कर सकता है या साइड कास्टिंग कर सकता है। तो आप देखिए सरफेस माइनर को, ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ये देखिए, नेक्स्ट मशीन का हेडिंग बना लीजिएगा सरफेस माइनर। ये काफी इंपॉर्टेंट मशीन है आज के डेट में, बहुत ही लेटेस्ट मशीन है ये। बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस में देखने को मिलता है, हाई मैग्नाइट माइंस में। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा सरफेस माइनर। इसको हम लोग कंटिन्यूअस सरफेस माइनर भी बोलते हैं, या इसको सीएसएम भी कहा जाता है। ठीक है, सरफेस माइनर भी बोलते हैं, या इसको कंटिन्यूअस सरफेस माइनर बोलते हैं, या इसको सीएसएम बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह अंडरग्राउंड माइंस में कंटिन्यूअस माइनर वर्ड है, अंडरग्राउंड कंटिन्यूअस माइनर, तो ये हो गया ओपन कास्ट का एक सरफेस, या बोल सकते हैं सरफेस कंटिन्यूअस माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर इस इमेज से देखिए क्या क्या है, इसका इमेजिंग देखिए, इस मशीन में क्या क्या अरेंजमेंट किया गया है, क्या क्या पार्ट्स है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है ये आगे का पार्ट है, ये फ्रंट इस डायरेक्शन में जाएगा ये। ठीक है, फ्रंट पार्ट है। तो ये हो गया ऑपरेटर केबिन, ये हो गया ऑपरेटर ऑपरेटर केबिन, या कैब भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक क्राउलर चेन ये हो गया, और दूसरा क्राउलर चेन ये हो गया, ये दोनों क्राउलर चेन हो गया। ठीक है, क्राउलर चेन, क्राउलर चेन। ठीक है, मतलब दो यहाँ पर क्राउलर चेन का सेट है। ठीक है, उसका पीछे में भी देखिएगा, पीछे में भी दो क्राउलर चेन का सेट है, एक दिख रहा है, एक जस्ट इसके बगल में है। यहाँ पर भी दो क्राउलर चेन का सेट है, क्राउलर चेन। ठीक है, इसी के द्वारा वो, इसी पर ये माउंटेड रहता है, इसी के द्वारा ये रन कर सकता है, यानी ये क्राउलर माउंटेड मशीन हो गई। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर देखिए ये जो अरेंजमेंट है ना बाउल के जैसा ही है, लेकिन ये मटेरियल को यहाँ पर कलेक्ट नहीं करता है, मटेरियल को कलेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड है, अंदर से देखिएगा ना तो ब्लेड दिखेगा। ये हो गया कटिंग ब्लेड, कटिंग कटिंग ब्लेड। ठीक है, ये भी मटेरियल को काट सकता है। ये जो पूरा पोर्शन है, ब्लेड वाला पोर्शन है, ये एडजस्टेबल है, ये जमीन में बैठा सकता है, जमीन से उठा सकता है। ठीक है, एडजस्टेबल है, सारा हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप को नीचे बैठाएगा तो कटिंग करना शुरू होगा, उठा लेगा तो कटिंग बंद हो जाएगा। तो इसमें भी कटिंग ब्लेड है बीच में। ठीक है, उसमें क्या देखे थे कि दो आगे टायर था, हम लोग स्क्रेपर से तुलना करते हैं इसको, तो स्क्रेपर में आगे दो टायर था, पीछे दो टायर था, अब बीच में आपका कटिंग ब्लेड था। इसमें भी आगे दो क्राउलर माउंटेड है, पीछे दो क्राउलर माउंटेड आपका ट्रैक चेन है। ठीक है, और बीच में आपका कटिंग ब्लेड है। ठीक है, उसमें बाउल था, इसमें बाउल नहीं है। इसमें क्या होगा, ये जब सॉफ्ट रॉक को काटेगा ना, सॉफ्ट रॉक को या कोयला को जब काटेगा, तो ये मटेरियल ना, कटिंग मटेरियल सीधे यहाँ से एक चेन कन्वेयर लगा रहा था। देखिए ये चेन कन्वेयर, इसके अंदर में ना चेन कन्वेयर लगा हुआ है, इसके अंदर में चेन कन्वेयर लगा हुआ है।
ठीक है, इसके अंदर में चेन कन्वेयर लगा, मटेरियल को क्या करता है, ये सीधे यहाँ पर चेन कन्वेयर के थ्रू पीछे ले जाने का काम करता है। ये हो गया ब्रिज कन्वेयर। ठीक है, ये ब्रिज कन्वेयर हो गया, और यहाँ पर कन्वेयर देते हुए मटेरियल को यहाँ पर डिस्चार्ज करता है, मटेरियल को यहाँ पर डिस्चार्ज करता है। या तो और ये जो आपका ब्रिज कन्वेयर है, इसको आप एंगल ले सकते हैं, आप ना पीछे रख सकते हैं, दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट किधरों घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये यदि कटिंग यहाँ पर कर रहा है तो अपना लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इस मटेरियल को फेंकने का काम करेगा, तो उधर भी फेंका जा सकता है। यानी ये साइड कास्टिंग भी कर पा रही है, साइड कास्टिंग कर पा रही है। या फिर यदि पीछे में कोई डंपर या कोई हम लोग बोल सकते हैं टिपर को हम लोग पीछे रखते हैं, तो ये मटेरियल को उसमें लोड भी ले सकता है, ये लोडिंग भी कर सकती है। ठीक है, लोडिंग भी कर सकती है, साइड कास्टिंग भी कर सकती है। ठीक है, या पीछे जमा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और ये चलते रहते हैं धीरे धीरे, इसका स्पीड काफी कम है, धीरे धीरे चलते रहेगी। इस डायरेक्शन में ऑपरेटर जिधर है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेगी, और मटेरियल आपका कटते रहेगा, पीछे आपका मटेरियल जाते रहेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ना, स्क्रेपर के तुलना में ही लगभग उसके जैसा ही है, लेकिन चेंजिंग क्या क्या है, तो वो टायर माउंटेड था, ये क्राउलर माउंटेड है। ठीक है, कटिंग ब्लेड उसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन और क्या है, उसमें बाउल था, इसमें बाउल नहीं है। वो बाउल में मटेरियल को जमा कर रहा था, ये मटेरियल को बाहर फेंक रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इससे हम किसी डंपर को मतलब किसी डंपर में या फिर कोई अदर ट्रांसपोर्टिंग मशीन में लोड कर सकते हैं, और साइड कास्टिंग भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया इमेजिंग? चलिए, तो आगे इसका देखते हैं, एक हैंड ड्राइंग फिगर देख लेते हैं, जिसको आप ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। चलिए, इसको देखकर आप हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ये ऑपरेटर केबिन हो गया ये। ठीक है, हम उल्टा यहाँ पर ड्राइंग किए हैं, उधर आपका ऑपरेटर रियल फिगर में क्या था, इधर आपका था। ये ऑपरेटर केबिन हो गया, ये आगे में 2 क्राउलर चेन, पीछे में 2 क्राउलर चेन, ये आपका कटिंग ड्रम या कटिंग ब्लेड बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेड को आप यहाँ पर, वहां पर ब्लेड था क्या, लंबा डायरेक्शन ब्लेड था, यहाँ पर व्हील कंडीशन में, व्हील वाला, व्हील वाला यहाँ पर टीथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कटिंग यूनिट हो गया, ये कटिंग यूनिट से मटेरियल कट रहा है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका डिस्चार्ज यूनिट हो गया, ये इसका डिस्चार्ज, मटेरियल को कटिंग करके इधर डिस्चार्ज कर रहा है। और ये इसका ब्रिज कन्वेयर हो गया, ये ब्रिज कन्वेयर हो गया, मटेरियल को यहाँ डाला जाता है, फिर हम किसी भी डंपर में या फिर और अदर ट्रांसपोर्टिंग मशीन में लोड कर सकते हैं, या फिर इसको हम एंगल लेके साइड कास्टिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका हैंड ड्राइंग एक फिगर, इसको देखकर आप ड्राइंग कर लीजिए। ठीक है, हर एक चीज को लिखा गया है, देखिए ऑपरेटर केबिन लिखा गया है। ठीक है, ड्राइव यूनिट विथ डीजल इंजन, यहाँ पर आपका ड्राइव यूनिट है, डीजल इंजन यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए, क्राउलर ट्रैक स्टीयरिंग स्टीयर्ड एंड एडजस्टेबल इन हाइट। ठीक है, ये क्राउलर ट्रैक है, ये एडजस्टेबल होता है। देखिए क्यों एडजस्टेबल होता है, देखिए ये जो क्राउलर चैन है ये नीचे है, और ये क्राउलर चैन ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जितना मटेरियल को काट रहा है, वो जो आपका मोटाई है, वो जो आपका डेप्थ है, वो डेप्थ के नीचे ये जो आपका क्राउलर चैन उस नीचे है, और ये उतना सेंटीमीटर मान के चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर की कटिंग करके जा रहा है, 10 सेंटीमीटर कटिंग करके जा रहा है ये मशीन। तो 10, ये जो दोनों ट्रैक चेन है 10 सेंटीमीटर नीचे है, और ये जो ट्रैक चेन है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर है। मतलब ये आपका ट्रैक चेन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया, क्राउलर ट्रैक स्टीयर्ड एंड एडजस्टेबल इन हाइट, मतलब ये क्राउलर चेन को एडजस्ट कर सकता है हाइट के कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद है कटिंग ड्रम मैकेनिकली ड्रिवेन। ठीक है, ये जो है इसको कटिंग ड्रम बोला जा रहा है, ये मैकेनिकली आपका फंक्शन करता है, यानी रोटेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है बोला गया, स्क्रेपर ब्लेड विथ प्राइमरी कन्वेयर। ठीक है, यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि एक ब्लेड रखा गया है, और ये प्राइमरी कन्वेयर है, मतलब स्टार्टिंग कन्वेयर है, इसी कन्वेयर से, ये चेन कन्वेयर यहाँ पर है, इसी कन्वेयर से मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखा जा रहा है डिस्चार्ज बूम, या बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज बूम स्विलेबल एंड एडजस्टेबल इन हाइट। ठीक है, इसमें हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, और स्विलेबल मतलब एक स्विंग भी कर सकता है, ये जो बूम है ना, लेफ्ट राइट घूम भी सकता है। ठीक है, आप किसी ये आपका एक टाइप का बोल सकते हैं कि इसको नाम दिया गया है डिस्चार्ज बूम, या फिर बोल सकते हैं कि ब्रिज कन्वेयर भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया डिस्चार्ज बूम, डिस्चार्ज बूम ही इसको लेके चलिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली डिस्चार्ज ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्विलेबल रिंग, मतलब इसको घुमाने के लिए रिंग आपका है। ठीक है, साइट इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट लगा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद है बूम काउंटर वेट। ठीक है, ये जो आपका बूम है ना, ये चूंकि पीछे तरफ लोड हो जाएगा तो क्या होगा, मशीन इस तरह करके उठ सकता है। तो इसको वेट को मेंटेन करने के लिए इधर वेट डाल दिए, मतलब काउंटर कर रहे हैं। इधर जो भारी भरकम इसके पीछे लोड कर दिए हैं, इसको काउंटर, इस वेट को काउंटर करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए ये वेट, इधर ज्यादा वेट दे दिए। इसको हम लोग बूम काउंटर वेट बोल रहे हैं। इस वेट को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बूम काउंटर वेट बोला जा रहा है। ठीक है, बाद बाकी सारा पार्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस फिगर से कोई डाउट है तो पूछिए। इसी को देखकर आप हैंड ड्राइंग कर लीजिएगा, कंप्लीट ड्राइंग है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया, जो रियल फिगर आप देखे थे उसके कंपेयर में यहाँ पर समझ में आ गया सब कुछ। इसमें जितना भी पार्ट्स दिखाया गया है, कोई पार्ट्स यदि समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं कि आप लोग का काफी अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और एक हैंड ड्राइंग है, उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों में जो आपको इजी लगे उसको ड्राइंग जरूर कीजिएगा। ये एक हैंड ड्राइंग ये है। ठीक है, एक हैंड ड्राइंग ये है। इसमें कहाँ कहाँ पर क्या दिखाया गया है, तो ये हो गया ऑपरेटर केबिन, ये हो गया ऑपरेटर केबिन। ठीक है, ये हो गया फ्रंट, या इसको क्राउलर चेन ही बोलेंगे, क्राउलर चेन। ये भी क्राउलर चेन हो गया, दो आगे दो पीछे। ठीक है, ये हो गया कटिंग ड्रम, इसको बोलेंगे कटिंग ड्रम। ठीक है, शुरू वाला फिगर में हम यहाँ ब्लेड लिख दिए थे, ब्लेड से अच्छा सुटेबल वर्ड है कटिंग ड्रम, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ कटिंग ड्रम ही होगा क्योंकि ड्रम जैसा मूव कर रहा है ये। ठीक है, ब्लेड जैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं और भी क्या यहाँ पर दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनल पार्ट नहीं दिखाया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो डिस्चार्ज करने वाला यूनिट है ना, इसमें नहीं दिखाया गया है। डिस्चार्ज करने वाला यूनिट नहीं दिखाया गया। ये क्या कर रहा है, ये मशीन सिर्फ मटेरियल को लूज कर दे रहा है और डिस्चार्ज नहीं कर रहा। और फिर पीछे से कोई दूसरा जो एक्सकवेटर है वो मटेरियल को, पेलोडर वगैरह, उस मटेरियल, लूज मटेरियल को उठाने का काम कर रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रिपिंग जैसा वर्क हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस मशीन के द्वारा आप, हाँ इसमें आप लगा भी सकते हैं। आप यहाँ से चेन कन्वेयर लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये चेन कन्वेयर लगा दीजिए, ये कटिंग मटेरियल इससे होकर जाएगा और यहाँ पर आप डिस्चार्ज बूम लगा दीजिए। ठीक है, डिस्चार्ज बूम, यहाँ से मटेरियल यहाँ पर गिरेगा और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इंजन वगैरह यहाँ पर रहेगा, इंजन। चलिए, तो हम समझ पा रहे हैं कि उसी को, जो इससे पहले जो ड्राइंग था ना, उसको ही ड्राइंग कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बारे में डिटेल से समझिए। सबसे पहले इस मशीन का कुछ एडवांटेज जानते हैं। ठीक है, आप हेडिंग बना लीजिएगा, एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, इसका कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। उसका फिर इसका हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन देखेंगे या फिर पार्ट्स वगैरह देखेंगे। तो बोला जा रहा है ना कि इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग, इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग की जा सकती है। इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग की जा सकती है, अर्थात कोल सीम को, कोल सीम को कटिंग करते समय यदि सीम के बीच में डर्ट बैंड या सेल स्टोन, डर्ट बैंड या सेल बैंड या सेल स्टोन आ जाए तो उसको काटकर अलग किया जा सकता है, जिससे कोयले की क्वालिटी इफेक्टेड नहीं होती है। क्या समझे? यहाँ पर इमेज कीजिए, यहाँ पर बोला गया ना कि इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग किया जा सकती है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव माइनिंग। ठीक है, सेलेक्टिव माइनिंग करने के लिए हम लोग सरफेस माइनर का ही यूज करते हैं, यानी इसी मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग संभव हो पाती है। ठीक है, तो इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग की जा सकती है। इसका क्या मीनिंग है, सेलेक्टिव माइनिंग का क्या मीनिंग है, तो बोला कि इसका मीनिंग है कोल सीम के बीच में यदि
कोल सीम को जब कटिंग कर रहे हो तो उसके बीच में यदि सीम के बीच में कोई डर्ट बैंड आ जाता है, यानी सेल स्टोन वगैरह, सेल पत्थर वगैरह आ जाता है, तो ये मशीन क्या करता है, उस पत्थर को काट के अलग कर लेगा, फिर कोयले को काट कर अलग कर सकता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग सिलेक्टिव माइनिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि इससे कोयले की क्वालिटी इफेक्टेड नहीं हो रही, खराब नहीं हो रही है। ठीक है, उसको एक ड्राइंग से थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये इमेज कीजिए कि ये कोयला सीम है, ये कोयला सीम है ना, ये कोयला सिम है। यहाँ पर हमारा ये जो सरफेस माइनर है ये चल रहा है यहाँ पर, ये मान के चलते हैं कि ये सरफेस माइनर है, ये इसका कटिंग ड्रम हो गया, ये इसका पूरा मशीन हो गया। ठीक है, ये सरफेस माइनर चल रहा है यहाँ पर, और ये ना लेयर बाय लेयर कटिंग कर रही है, लेयर बाय लेयर, एक लेयर कटिंग किया, फिर दूसरा लेयर कटिंग किया, इस तरह करके लेयर बाय लेयर कटिंग करते जा रहा है। ठीक है, देखा गया ना कि इसके बीच में एक डर्ट बैंड है, यहाँ पर बीच बीच में इस तरह करके एक ना स्टोन है, एक स्टोन इस तरह करके डर्ट बैंड है, पत्थर है, सेल स्टोन बोल सकते हैं, या फिर कुछ अलग से एक बैंड आ गया जो कोयला नहीं है। ठीक है, बीच में एक पत्थर आ गया, पत्थर का लेयर। तो भाई अब यदि ब्लास्टिंग मेथड से इसको यदि हम निकालते हैं इस कोल सीम को, तो क्या होगा कि इसमें होल करेंगे, मेरा ये पत्थर ये कोयला दोनों मिक्स हो जाएगा और कोयले की क्वालिटी खराब होगा। ठीक है, तो यदि हम अपना माइंस में सरफेस माइनर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये कोयले की क्वालिटी को खराब होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो सरफेस माइनर मशीन है, ये लेयर बाय लेयर कोयले को काटते 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 जब नीचे चल जाती है, मतलब इस डर्ट बैंड के पास पहुंच जाती है, तो ऊपर वाला कोयला तो निकल चुका है, अब इस डर्ट बैंड को भी कटिंग करेगा तो फिर अलग निकल जाएगा, उस कोयले में मिक्स होगा ही नहीं। अब फिर ये डर्ट बैंड को कटिंग करके अलग फेंक देगा, फिर ये नीचे वाला कोयले को फिर कटिंग कटिंग करके अलग निकाल सकती है। इस तरह से यदि जो माइनिंग होती है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव माइनिंग, मतलब यहाँ पर कोयले और जो पत्थर है उसको सेलेक्ट कर लिया जा रहा है, अलग अलग कर लिया जा रहा है, तो ये इसी मशीन से पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, इसीलिए लिखे हैं कि इस मशीन से यानी सरफेस माइनर से सिलेक्टिव माइनिंग की जा सकती है, अर्थात कोल सिम के को कटिंग करते समय यदि सिम के बीच में डर्ट बैंड या सेल आ जाता है, ये जो बोला गया है डर्ट बैंड या सेल, इसी को बोल रहे हैं डर्ट बैंड, डर्ट बैंड या सेल बैंड, या सेल स्टोन बोल सकते हैं। ठीक है, सेल बैंड आ जाता है और ये पूरा कोल सिम है, ये पूरा कोल सिम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मशीन क्या करता है, तो इसको उस सेल बैंड को या डर्ट बैंड को उसको काट कर अलग किया जा सकता है, जिससे कोयले की क्वालिटी इफेक्टेड नहीं होती। क्लियर? अगला पॉइंट लिखना है कि इस मशीन को यूज करने का एक और एडवांटेज यह है कि, को हर सही कर दीजिएगा, यह है कि इसका प्रोडक्शन साइकिल इसका प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटी हो जाती है, जिससे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन साइकिल क्यों छोटी होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये कटिंग भी करेगा और लोडिंग भी करेगा, दोनों साथ साथ हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कटिंग भी करते जा रहा है और पीछे में जो इसका बूम कन्वेयर है या आपका जो डिस्चार्ज कन्वेयर है, उसके द्वारा कोई भी डंपर वगैरह में लोड कर सकती है। ठीक है, दोनों साथ साथ हो जा रहा है, एक टाइम में दोनों काम हो जा रहा है, जिससे क्या होगा कि इसका जो वर्किंग जो साइकिल टाइम है ना, वो कम हो जाती है, और जिसका साइकिल टाइम कम होगा जिस मशीन का, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि इस मशीन से साइकिल टाइम कम होती है और इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। फिर है, इस मशीन से नॉइज लेवल कम हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा साउंड भी नहीं है, जैसे ब्लास्टिंग मेथड अपनाते हैं ना, तो इसमें काफी ज्यादा साउंड होता, ब्लास्टिंग से साउंड होता। ठीक है, बोल सकते हैं कोई अदर मशीन अपनाते हैं तो वो उससे भी काफी साउंड होता है, लेकिन इसका साउंड लेवल भी काफी कम है। ठीक है, नॉइज लेवल कम होती है। मेन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको ना, ब्लास्टिंग से ही कंपेयर कर रहे हैं, याद रखिएगा, इस मशीन को ब्लास्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जहां पर ये मशीन लगाएंगे वहां पर ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्लास्टिंग से ही आपको बार बार कंपेयर करना होगा, तो ब्लास्टिंग में आपका नॉइज लेवल काफी ज्यादा होता है, उसके कंपेयर में इसमें नॉइज लेवल काफी कम होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इसका एडवांटेज में क्या क्या देखें। इससे सिलेक्टिव माइनिंग किया जा सकता है। दूसरा बोला कि इसका प्रोडक्शन साइकिल बहुत कम होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। फिर बोला गया कि इसमें ब्लास्टिंग के कंपेयर में इसका नॉइज लेवल काफी कम होता है। अगला एडवांटेज देखिए, अगला एडवांटेज है कि इस मशीन के यूज करने से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। खत्म मतलब इलिमिनेट, इसको अपना इलिमिनेट लिख सकते हैं, ये वर्ड आपका आएगा।
ये वर्ड को एलिमिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि जहां पर हम लोग सरफेस माइनर चलाते हैं ना, सरफेस कंटिन्यूअस माइनर चलाते हैं, वहां पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की समस्या पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाती है। मतलब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हम लोग करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जहां पर भी सरफेस माइनर चलेगा वहां पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक कटिंग भी करेगा, लोडिंग भी कर लेगा, तो वो तो खुद कटिंग कर रहा है, तो मटेरियल को ब्लास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो खास करके इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो भाई कोयले में। कोयला चूंकि उसका हार्डनेस बहुत कम होता है, तो कोयले में इसका यूज करेंगे, या फिर सॉफ्ट रॉक में यूज करेंगे। हार्ड रॉक में संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस मशीन के द्वारा ग्राउंड या मटेरियल को लेयर में काटते हुए किसी भी गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, इस मशीन के द्वारा जो आपका बेंच है या जो ग्राउंड है या जो मटेरियल है, उसको लेयर में काटते हुए किसी भी गहराई में जा सकते हैं। जैसे कि ये आपका बेंच हो गया, ग्राउंड हो गया, हम इस मशीन को यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, ये मशीन को लगाए हैं, इस मशीन को यहाँ पर लगाया है। ये कटिंग करते करते एक बार कटिंग किया, फिर कटिंग किया, फिर कटिंग किया, लेयर बाय लेयर कटिंग करते 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 ये किसी भी डेप्थ पे लेके जा सकते हैं। इसके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि वाइब्रेशन की भी समस्या नहीं रहती है। ठीक है, चूंकि ब्लास्टिंग से कंपेयर करें तो ब्लास्टिंग करने से वाइब्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन इस मशीन से वाइब्रेशन भी खत्म हो जाती है। वाइब्रेशन भी इससे कोई वाइब्रेशन का कोई खतरा नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद है कि सरफेस माइनर की एक कट की डेप्थ 6 इंच से 8 इंच। ठीक है, 6 इंच से 8 इंच, या बोल सकते हैं इसको, या लिखिएगा, या 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है, हो सकती है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसको अपना ब्रैकेट में लिखिएगा इसको। ठीक है, वही 6 इंच से 8 इंच को ही हम 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर बोले। 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 8 इंच इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो सकते हैं इतना। मतलब कौन सा डेप्थ बोला जा रहा है, ये जब सरफेस माइनर जब कटिंग करेगा ना, ये सरफेस हो गया, और एक लेयर जब काटेगा तो ये जो डेप्थ है, ये जो एक लेयर का जो डेप्थ है ना, वो बोला गया 6 इंच से लेकर 8 इंच तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडवांटेज, इस मशीन का एडवांटेज। ठीक है, वैसे सभी माइंस में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि खास करके इसको यदि हार्ड या ओवरबर्डन वाला फेस में इसको नहीं चला सकते, कोल्ड बेंच में ही ज्यादातर चलता है। ठीक है, या फिर यदि टॉप सॉइल है, सॉफ्ट रॉक है, तो वहां पर चला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी माइंस में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बोल सकते हैं कि काफी यूजफुल मशीन है ये। अगल बगल गांव वगैरह है जहां पर ब्लास्टिंग वगैरह संभव नहीं है, और वहां पर सॉफ्ट रॉक है या कोयला है, तो बिना ब्लास्टिंग के इसको हम लोग, इस मशीन से हम लोग कोयला निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ अगला डिटेल्स में इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं या कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका जो एडवांटेज था ना, वो कंप्लीट होता है। इसी मशीन का अगला टॉपिक में चलते हैं, फीचर्स। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा 2 नंबर में, फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। ठीक है, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर क्या क्या फीचर्स है, तो फीचर्स देखिए, पहला बोला गया है, यह एक क्राउलर माउंटेड मशीन है। ठीक है, यानी ये टायर माउंटेड मशीन नहीं होती, क्राउलर माउंटेड मशीन है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमारा जो कंटिन्यूअस सरफेस माइनर है, ये किस टाइप की मशीन है, क्राउलर माउंटेड, टायर माउंटेड, बोथ, ऐसा। ठीक है, तो आपका क्राउलर माउंटेड मशीन, आप इमेजिंग में अभी देखें। फिर बोला जा रहा है कि इसमें ना क्राउलर चेन के 2 सेट होते हैं। ठीक है, क्राउलर चेन के 2 सेट होते हैं। मतलब 2 सेट बोलने का मतलब क्या हो गया, 2 चेन आगे है, 2 चेन पीछे है, मतलब एक सेट आगे है, एक सेट पीछे है। एक सेट में 2 क्राउलर चेन होगा, एक सेट में 2 क्राउलर चेन। ठीक है, एक सेट में 2 क्राउलर चेन। ठीक है, टोटल क्राउलर चेन की संख्या 4 हो जाएगी, तो 2 आगे 2 पीछे, तो 2 आगे है उसको एक सेट बोला जा रहा है, एक 2 पीछे उसको एक सेट बोला, मतलब 2 सेट हो गया। ठीक है, वही यहाँ पर लिखे भी है, फ्रंट क्राउलर चेन सेट, आगे तरफ जो रहेगा उसमें 2 क्राउलर चेन, जिसको हम लोग फ्रंट क्राउलर क्राउलर चेन सेट बोल रहे हैं, और रियर क्राउलर चेन सेट, पीछे में जो रहेगा उसको रियर क्राउलर चेन सेट बोला जाएगा। इसमें भी 2 चेन का संख्या रहेगा, इसमें 2 चेन का संख्या रहेगा। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि फ्रंट एवं रियर क्राउलर चेन सेट के बीच में
ठीक है, फ्रंट एवं रियर क्राउलर चेन सेट के बीच में एक कटिंग ड्रम, एक कटिंग ड्रम होता है जो मिनरल या ओवरबर्डन को काटने का काम करती है। ठीक है, क्या बोले कि दो आगे जो चेन है, यहाँ पर मशीन को थोड़ा सा इमेज कर ले रहे हैं, ये मशीन है, ठीक है, इसमें आगे में दो चेन है, पीछे में दो चेन है, ठीक है, इसके बीच में एक कटिंग ड्रम है, ये कटिंग ड्रम है। ठीक है, तो बोला गया ना कि फ्रंट और रियर क्राउलर चेन, ये फ्रंट चेन हो गया, रियर क्राउलर चेन, इसके बीच में बोला गया एक कटिंग ड्रम होता है, ये कटिंग ड्रम हो गया जो मिनरल या ओवरबर्डन को काटने का काम करती है। यही जो कटिंग ड्रम है ना, यही कोयले को या फिर कोई सॉफ्ट रॉक को काटने का काम करती है। ठीक, इसके बाद है कि ओपन कास्ट माइंस में यह मशीन कंटिन्यूअस कटिंग, लोडिंग या डिस्चार्जिंग का काम करती है, डिस्चार्जिंग का काम करती है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस सरफेस माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये मशीन चलते रहता है, कटिंग करते रहता है, लोडिंग भी करते रहता है, और ना बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग भी करते रहता है। मतलब लोडिंग और डिस्चार्जिंग एक ही वर्ड हो गया, जब डिस्चार्जिंग करेगा तभी कोई सी लोडिंग होगा, और बिना लोडिंग यदि आप मान के चले डंपर पीछे में नहीं लगाए तो डायरेक्टली डिस्चार्जिंग खाली कर सकता है। तो ये सभी काम एक साथ कंटिन्यूअस करते रहता है, इसीलिए बोला गया है कि इस मशीन को सरफेस माइनर की जगह कंटिन्यूअस सरफेस माइनर भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बोला गया कि इसका जो कटिंग ड्रम है ना, इसका कटिंग ड्रम एवं क्राउलर चेन सेट, कटिंग ड्रम एवं क्राउलर चेन सेट हाइड्रोलिक फंक्शन के द्वारा या हाइड्रोलिक फंक्शन के कारण एडजस्टेबल होता है। ठीक है, यानी जो मेरा आगे दो दो चेन है, पीछे दो चेन है, वो हाइड्रोलिक फंक्शन के कारण एडजस्ट होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। और कटिंग ड्रम भी एडजस्ट होता है, कटिंग ड्रम को आप जमीन से सटा सकते हैं, फिर उठा सकते हैं। जब कटिंग करना रहेगा तो जमीन से सटा दीजिए, कटिंग चालू हो जाएगा, जब कटिंग बंद करना रहेगा तो उसको उठा दीजिए तो कटिंग बंद हो जाएगा। तो दोनों मतलब कटिंग ड्रम भी एडजस्टेबल होता है और क्राउलर चेन सेट भी एडजस्टेबल होता है। फिर है कि इस मशीन का डिस्चार्ज कन्वेयर, जिसको हम लोग बूम कन्वेयर भी बोल रहे हैं, डिस्चार्ज कन्वेयर या उसको बूम कन्वेयर भी बोल रहे हैं, उसका बोला जा रहा है कि भी एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, जिसके कारण इसके द्वारा साइड डिस्चार्ज, लोडिंग संभव हो पाता है। ठीक है, यानी पीछे में जो डिस्चार्ज कन्वेयर है, जो आपका बूम कन्वेयर है, वो भी बोला जा रहा है कि एडजस्टेबल होता है, वो भी एडजस्ट, उसका हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे में जो आपका बूम कन्वेयर है ना, वो भी एडजस्टेबल होता है, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं और हाइट में ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसके कारण से ही साइड डिस्चार्जिंग और लोडिंग का काम हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है कि यह मशीन ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग एवं क्रशिंग कॉस्ट को एलिमिनेट कर देती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या बोला गया, ये जो हमारा सरफेस माइनर है, ये किस किस काम को एलिमिनेट कर रही है, तो ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोडिंग के लिए अलग से हमको कोई एक्सकवेटर यानी सॉवेल मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रशिंग करने के लिए मतलब बोल सकते हैं जब ये कोयले को काटती है ना, तो बहुत छोटे छोटे साइज में कटिंग करती है, मतलब इससे जो कोयला निकल गया उसको हमको क्रशिंग प्लांट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यदि ब्लास्टिंग करके हम लोग कोयला निकालते हैं तो बड़ा बड़ा मतलब जैसे स्टीम कोयला निकलता है, बोल्डर कोयला निकलता है, तो उसको हमको छोटा रूप देने के लिए क्रशिंग प्लांट भेजने की जरूरत पड़ती है, जिससे क्रशिंग प्लांट का भी जो कॉस्ट होता है ना, वो भी बच जाता है। मतलब ड्रिलिंग का भी कॉस्ट बच जा रहा है, ब्लास्टिंग का भी कॉस्ट बच जा रहा है, लोडिंग का भी कॉस्ट बच जा रहा है, और क्रशिंग कॉस्ट भी बच जा रहा है, सभी कॉस्ट एलिमिनेट कर दिए थे ये मशीन, इतना फायदेमंद है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस मशीन का सबसे मेन एडवांटेज है कि इसके द्वारा, इस मशीन का सबसे मेन एडवांटेज है कि इसके द्वारा सेलेक्टिव माइनिंग संभव है, परंतु 5 सेंटीमीटर से कम थिकनेस वाले डर्ट बैंड को नहीं हटा सकती है। ठीक है, अभी हम लोग सेलेक्टिव माइनिंग का फंक्शन देखे थे ना, कि यदि कोई कोल सीम के बीच में यदि डर्ट बैंड वगैरह आ जाता है तो कोयले को पहले वो कटिंग करके निकाल लेगा, फिर डर्ट बैंड को फिर अलग कटिंग करके निकाल लेगा, जिसको लोग सेलेक्टिव माइनिंग बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोला गया कि इस मशीन का सबसे मेन एडवांटेज है कि इस मशीन से सेलेक्टिव माइनिंग किया जा सकता है। लेकिन यदि कोल सीम के बीच में जो डर्ट बैंड है, पतला सा पत्थर आ गया है, उसकी मोटाई यदि 5 सेंटीमीटर से कम है, तो उस कंडीशन में उसको हटाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है,
उसके बाद है सरफेस माइनर अलग अलग टाइप या मॉडल के मिलते हैं। ठीक है, सरफेस माइनर क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग टाइप के या अलग अलग मॉडल के मिलते हैं। जैसे जैसे SM 1900, ठीक है, ये मॉडल नंबर है। ठीक है, SM4 सरफेस माइनर, SM 1900, फिर होता है SM 2100, SM 2600, SM 4200, ETC। ये सब सारे मॉडल नंबर है। ये सब एक तरह से बोल सकते हैं मॉडल के बेसिस पर कैपेसिटी कम बेसी होता है। ठीक है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब जो हम बात किए यहाँ पर जितने भी फीचर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर एक पॉइंट आप से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। बोलिए। सर ये सरफेस माइनर जो है सर, ये तो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा बूम डिस्चार्ज जो कन्वेयर पॉइंट रहता है उसमें तो ये लोडिंग कर सकता है ना सर, अगर हम मेरा। बोले, हाँ ठीक है, हम बोले तो बोले हैं। अभी आप मेरे वीडियो को देखिए ध्यान से, हम बोले हैं लोडिंग कर सकता है, डंपर में लोडिंग कर सकता है। नहीं सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है सर 7वां नंबर पॉइंट में कि एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसमें लोडिंग भी आप लिख दिए हैं तो। अच्छा बताइए, ये मशीन लोडिंग कर सकता है ना, ये समझिए लोडिंग कर सकता है। यस सर। तो दूसरे मशीन को लाने का जरूरत है, मतलब कोई सॉवेल मशीन को लाने की जरूरत है वो मटेरियल को लोड करने के लिए? नहीं सर, नहीं सर। तो लोडिंग कॉस्ट बच गया ना। यस सर, यस सर। मतलब अब समझिए उल्टा, मतलब सीधा समझिए थोड़ा सा। हम यहाँ पर देखिए, आप इस लाइन में चलिए ना, कि हमको ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा है, ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली कटिंग मटेरियल को कटिंग कर ले रहा है। और यदि हम ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग मटेरियल को हमको एक्सकवेटर से यानी सॉवेल मशीन से लोड करने की जरूरत पड़ती, ये मशीन खुद ही लोड कर ले रहा है। ठीक है, तो ये लोडिंग कॉस्ट बच जा रहा है। यस। ठीक है, चलिए आगे कुछ एडवांटेज देख, मतलब ये फीचर्स देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बोला जा रहा है ना कि सम स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस माइनर, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ना, कुछ डिटेल्स दिया हुआ है सरफेस माइनर को लेकर, कुछ साइज वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, उसको देखिए। सबसे पहले है नंबर ऑफ क्राउलर चेन। ठीक है, यानी क्राउलर चेन की संख्या कितनी होगी इसमें। तो क्राउलर चेन की संख्या 4 है। ठीक है, विथ 2 सेट। 2 सेट बोलने का मतलब आगे 2 पीछे 2, दो में 2 मिलकर एक सेट बन रहा है। ठीक है, तो क्राउलर चेन की संख्या पर नजर आया 4, संख्या में यदि बोलेंगे तो 4, और सेट में बोलेंगे तो 2 सेट। ठीक है, कटिंग ड्रम की संख्या कितनी है, तो आपका दोनों क्राउलर चेन के बीच में कटिंग ड्रम की संख्या 1 है। ठीक है, कटिंग ड्रम 1 है। उसके बाद इसका ट्रेवलिंग स्पीड कितनी है, तो 5 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स। ठीक है, इसमें मतलब यह मशीन 1 घंटे में लगभग 5 किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, इसका कटिंग स्पीड कितना है, तो कटिंग स्पीड है 0 to 27 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में 0 से लेकर 27 मीटर तक वो मटेरियल को कटिंग कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है कटिंग डेप्थ कितना है, 15 सेंटीमीटर to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर to 60 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। अभी हम इससे पहले जो डिटेल्स में लिखा है था वहां पर लिखा दिया था क्या, वहां पर थोड़ा सी अलग अलग बुक के कारण से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर अभी लिखा है था क्या, 6 सेंटीमीटर से 6 इंच लिखाए थे ना, 6 इंच लिखाए थे। या 6 इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, ज्यादा समझ में आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर लिखा है तो वहां पर भी 15 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर ना। चलिए ठीक है, ये भी डाटा रखिए, ये भी डाटा रखिए, अलग अलग बुक का है। हमको लग रहा है दोनों में से कोई एक ईएमटी का है। ठीक है, इसीलिए लेके एक प्रैक्टिकल जो हम चलते हैं उसी के बेस पर है, तो दोनों डाटा लेके चलिए। ये कटिंग डेप्थ हो गया। उसके बाद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना कर सकता है, तो 160 मीटर क्यूब पर आवर टू 1250 मीटर क्यूब पर आवर, यानी 160 मीटर क्यूब से लेकर 1250 मीटर क्यूब पर आवर ये प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब 1 घंटे का प्रोडक्शन ये। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग ग्रेडियंट, ये कितना ग्रेडियंट में वर्क कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 1/4। 1/4 सुटेबल ग्रेडियंट है अप टू 1/10। ठीक है, सुटेबल ग्रेडियंट होता है 1/10 है, अप टू 1/10 तक है, लेकिन मैक्सिमम 1/4 तक चलाया जा सकता है, क्योंकि क्राउलर माउंटेड है इसी कारण से 1/4 तक चलाया जा सकता है। लेकिन सुटेबल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुटेबल ग्रेडियंट है 1/10। 1/10 से मतलब सुटेबल ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 1/10 बोलने का मतलब हो गया कि 1/9 1/8 ये सब सुटेबल नहीं है, 1/10 तक ही सुटेबल है। 11 और ज्यादा अच्छा होगा, 12 और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इसका स्पेसिफिकेशन हो गया।
ये सब काफी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में देख लेते हैं इसका कुछ सेफ्टी फीचर। ठीक है, सेफ्टी फीचर भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। हेडिंग है सेफ्टी फीचर्स ऑफ सरफेस माइनर। इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर लगा रहता है। तो पहला सेफ्टी फीचर है इंजन प्री स्टार्ट अलार्म। ठीक है, यानी इंजन को स्टार्ट करने से पहले अलार्म बजेगा। ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने से पहले अलार्म बजेगा। उसके बाद है इमरजेंसी स्टॉप बटन, यानी नीचे से ही इस मशीन को कहीं पर एक बटन रहेगा जिससे आप स्टॉप कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी में यदि अचानक स्टॉप करना पड़ेगा तो आपको जहां पर केबिन जाने की जरूरत नहीं, बाहर में भी आपका पॉइंट रहता है, वहां से भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप बटन। उसके बाद है वार्निंग हॉर्न अलार्म। ठीक है, यानी केबिन में आपका एक ऑपरेटर के केबिन में आपका हॉर्न लगा रहेगा, मतलब एक तो बोल सकते हॉर्न तो बाहर लगा रहेगा, वहां पर स्विच लगा रहेगा जिसके थ्रू ऑपरेटर वार्न दे सकता है, हॉर्न बजा सकता है। जिससे बाद बाकी व्हीकल में भी हॉर्न लगा रहता है ना, तो हॉर्न देगा अगल बगल व्यक्तियों को या मशीनों को अलर्ट करने के लिए, इसमें हॉर्न लगा रहता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, मतलब इसमें ऑटोमेटिक आग बुझाने की व्यवस्था रहेगी, यानी AFDSS। ठीक है, AFDSS बोल सकते हैं यहाँ पर, AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, ये व्यवस्था रहता है इसमें। उसका ब्रेक भी इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रंट एंड रियर लाइट्स, आगे और पीछे लाइट्स भी लगी रहेगी। ठीक है, आगे और पीछे लाइट्स भी लगी रहेगी। उसके बाद है AVA ड्यूरिंग रिवर्सेबल, जब मशीन रिवर्स करेगी उसमें AVA बजेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म रहेगा। ठीक है, उसके बाद है डस्ट सप्रेशन सिस्टम विथ वाटर स्प्रिंग। ठीक है, इसमें वाटर स्प्रिंग की भी व्यवस्था व्यवस्था रहता है। ठीक है, जब कटिंग करेगा मटेरियल को उसमें आपका साथ ही साथ वो वाटर स्प्रिंग भी कंटिन्यू रहेगा, यानी वेट कटिंग करेगा। ठीक है, तो वेट कटिंग करने की भी व्यवस्था रहती है। इसको वेट कटिंग भी बोल सकते हैं, और इसको वेट कटिंग भी बोला जा सकता है, वेट कटिंग। ठीक है, तो ये सब हो गया सेफ्टी फीचर्स। ठीक है, अब इसका लास्ट में नोट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा एक दो वीडियो देख लेते हैं, ताकि आपका सरफेस माइनर का जो कॉन्सेप्ट है 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, दिखा रहे हैं। चलिए एक वीडियो देखते हैं, समझिएगा।
देखिए तो यहाँ पर है। हैं? हाँ, नहीं ठीक। देखिए सरफेस पैनल के एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। देखिए ये इसका देखिए कटिंग ड्रम है। कटिंग ड्रम, ये दो चेन हो गए, ठीक है, क्राउलर चेन देख पा रहे हैं, दो पीछे दो आगे है, ठीक है, और बीच में इसका कटिंग ड्रम है। यहाँ पर डिस्चार्ज बूम नहीं लगा हुआ है, ये मटेरियल को सिर्फ रफ करा। देखिए इसका लेंथ कितना लेंथ में रहता है कटिंग ड्रम, पूरा जो मशीन का जितना चौड़ाई है ना, उस चौड़ाई में रहता है कटिंग ड्रम, उतना लंबा रहता है, ठीक है, मशीन का जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस माइनर एनसीएल में इसका यूज किया जा रहा है अभी, ठीक है, एनसीएल का ही वीडियो है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि ये कोयला बेंच में लगाया हुआ है, कोल को ये बोल सकते हैं एक टाइप का रिपिंग टाइप का कर दे रहा है, ठीक है, मतलब लूज कर दे रहा है, फिर इसको बाद में जो पेलोडर वगैरह है या फिर अदर मशीन से इसको लोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये इमेजिंग हो गया। और एक वीडियो को देख लीजिए, ये तो हो गया आपका ये आ, बोल सकते हैं एक मिनट, और एक वीडियो को हम दिखाते हैं। इस वीडियो से और क्लियर हो जाएगा, ये तो बिना डिस्चार्ज वाला था, अब डिस्चार्ज वाला दिखाते हैं, मतलब जो मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकता है बूम के साथ, जो लोडिंग कर सकता है। ये है ना, ये बॉक्स मेटल माइंस का, बॉक्साइट माइंस का। इस वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर होगा। क्या हो गया, फेल हो जा रहा है क्या? सर वीडियो था। क्या करना होगा, तो हो रहा है टच करने से। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो को देखना जरूरी है। हाई टेक्नोलॉजी में जाइएगा तो कुछ ना कुछ तो डिमेरिट तो रहेगा ही। किसी लाइन में जाइए, हर जगह पर कंप्लीट बोल सकते हैं बेनिफिट नहीं होता है, लॉस होता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे इस वीडियो के साथ ही हम लोग का क्लास ओवर भी रहेगा। ठीक है, तीन मशीनरी आज हम लोग कंप्लीट किए, फिर इसी तरह अगला क्लास में फिर इसी तरह दो तीन मशीनरी जैसा टॉपिक रहेगा उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे।
ठीक है, बीच में कोई डाउट रहता है तो फिर आप कभी भी फोन कॉल करके बात कर सकते हैं। यही था ना कि स्लो चल रहा है। देखिए, इससे आपको काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक मेटल माइंस है, बॉक्साइट माइंस है, जिसमें सरफेस माइनर की यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट टॉप सॉइल है, सॉफ्ट है आपका मटेरियल है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन समझिएगा, मेरा हम लोग का फंक्शन देखना है। ये देखिए, ये सरफेस माइनर है, दो क्राउलर चेन देखिए आगे तरफ है, फ्रंट क्राउलर चेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका ये जो आपका डिस्चार्ज बूम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, ये इसका कटिंग यहाँ पर दो आगे मटेरियल, दो क्राउलर चेन आगे पीछे है, बीच में का ये है, ये डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए मटेरियल को डिस्चार्ज, साइड डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, साइड डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें फिलिंग भी कर रहा है, मतलब आप मतलब बैक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, साइड डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिस्चार्ज बूम, इसका डिस्चार्ज बूम कटिंग यहाँ पर कर रहा है, बीच में कटिंग कर रहा है, सीधे डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर हम डंपर लगा के लोडिंग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कोल माइंस में लोडिंग भी लेते हुए देखा गया है। लोडिंग भी से ले सकते हैं, पीछे पीछे डंपर चलेगा, लोडिंग भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर देंगे, ये एडजस्ट होता है, अप डाउन भी कर सकते हैं और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, इसको एडजस्ट, इस बूम को ना एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका सरफेस माइनर। काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा, इमेजिंग हो गया होगा काफी। आप दो तरह का सरफेस माइनर देखे, जिसमें एक में डिस्चार्ज बूम नहीं लगा हुआ था और एक में डिस्चार्ज बूम लगा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि एज में किस तरह चल रहा है और मटेरियल को डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, इतना थिकनेस को काटते हुए जा रही है, थिकनेस भी दिखाई दे रहा है कि कितना डेप्थ करते हुए जा रहा है। ये इसका कटिंग ड्रम है, कटिंग ड्रम में बहुत सारे पिक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि कोल माइन नहीं है, इसीलिए अलग अलग, ये मेथड अलग है, लेकिन काटने का तरीका तो सेम ही होगा। ठीक है, मशीन का फंक्शन सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इमेज काफी अच्छा से कर पाए कि हमारा जो सरफेस माइनर है, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, किस तरह से सॉफ्ट रॉक को या कोयले को काट सकता है। साथ ही साथ वो डिस्चार्ज बूम के द्वारा वो किसी जगह पर लोडिंग भी कर सकता है और साइड साइड कास्टिंग या बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास कवर करते हैं। आज के क्लास रिलेटेड कोई डाउट है? तीन मशीनरी आज बातचीत हुई। एक आपका स्टार्टिंग में क्या था, आपका स्क्रेपर था, उसके बाद हम लोग पढ़े आपका सबसे पहले रीपर। तो रीपर देखे, उसका स्क्रेपर देखे, उसका सरफेस माइनर देखे। ठीक है, आप सरफेस माइनर और स्क्रेपर में कंपेयरिंग भी देखें कि दोनों में क्या समानता है या फिर क्या डिफरेंस है, ये सब भी देखें। ठीक है, तो इमेजिंग के साथ आप अपना तैयारी रखिएगा, और खास करके जब नोट बनाइएगा तो पहले ड्राइंग उसके बाद नोट, ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग पहले होना चाहिए, ऐसा ड्राइंग को लास्ट तरफ नहीं रखिएगा, ड्राइंग पहले। क्योंकि ड्राइंग जैसे ही फर्स्ट पेज में आप रखते हैं, तो ड्राइंग आप जैसे ही देखते हैं ना, तो उसका लगभग जो नोट्स है वो आपका ऐसे ही डाउनलोड होगा, मतलब याद हो जाता है, आपको पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट पेज में आप ड्राइंग जरूर करेंगे। हाँ, यदि ड्राइंग संभव नहीं हो पाता आपके हाथ से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई जो उस सेम मशीन जो है उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए, जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं।